होते हुए हम स्वयं भी उस विशेष समय में चले चलते हैं। आप दोनों का स्वागत। जी, माइक को कृपया ऑन कर लें। धन्यवाद अर्पण जी। ये हम लोग कुछ आपने बताए बहुत सारे लोगों के इसमें पत्र हैं, और लेकिन ये सोच रहे थे कि पत्र में अक्सर जब इकट्ठा भी करते हैं पत्रों को, तो एक व्यक्ति के मिल पाते हैं और दूसरे के उतने मिल नहीं पाते। तो हमारे पास अभी फिलहाल जिन दो लोगों के पत्र हैं जिनसे एक संवाद बनता संभव दिखता है, हम आज का जो सत्र है उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगेज जी और मलेक जी के ही पत्र और इनका आपस में जो संवाद रहा, उसको पढ़ते हुए अभी मैं 2-3 दिन से इसे पढ़ रही हूँ, और हमारे साथ प्रदीप भी पढ़ रहे हैं, और बड़ा ही अद्भुत एक अनुभव है इसको पढ़ना, क्योंकि एक तो पत्र से मेरा बहुत ही, मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को पत्र लेखक और पत्र पाठक ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यही मुझे सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही मतलब अद्भुत विधा लगती है, जो कि इसमें जो कहा जा सकता है वो बहुत ही इंटीमेट और आत्मीय एक संवाद होते हुए भी उसमें सारा कुछ समाया हुआ होता है, उस समय का, उस कालखंड का। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इस संवाद को, इसमें से कुछ एक वानगियाँ, कुछ एक क्षण, कुछ एक उस काल में हिंदी साहित्य में दो लेखक, दो कवि, दो आलोचक और दो बहुत गहरे दोस्त, और उनका आपस में किस तरह का संवाद होता है, ये हमारे पास अगर है एज अ डॉक्यूमेंट, तो ये बड़ी ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है, जिससे बहुत कुछ और पता चलता है उस समय के बारे में। तो हम लोग कुछ इसमें से चुनी हुई चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर अगेज जी और मलिक जी के पत्र पढ़ूंगी, और प्रदीप जो है वो रमेश जी के पत्र पढ़ेंगे। और इसमें जो खास चीज़ मुझे लगती है वो संभव हो पाती है जहाँ पे हमने इसका नाम परस्पर पूरकता रखा है, कि ये शब्द भी इनके पत्र में से ही निकला हुआ है, मलिक और रमेश जी के। तो ये बड़ा ही सुंदर एक शब्द लगा, परस्पर पूरकता। और इसमें इन्होंने बोला भी है कहीं अंदर इसके बारे में लिखते हुए कि ये अपने को खर्च करने वाली प्रतिभा जो है बहुत कम होती है, जैसे कि आगे और जैसे कि मलिक के बारे में उन्होंने लिखा है कि उनकी थी कि इतना अपने को देना, उसका साक्ष्य जो इनके संवाद में हमें मिलता है वो बड़ा ही अद्भुत है। मुझे लगता है वो बहुत ही रेयर भी है, इस तरह का मिलता नहीं है। तो यूजुअली तो जो पत्र हैं वो बहुत ही इंटीमेट और आत्मीय विधा है, जैसा मैंने कहा, बहुत ही एक से दूसरे तक ही लिखे हुए हैं। लेकिन कालांतर में जो हमारा इतना इंटरेस्ट हो जाता है, इतनी रुचि हो जाती है एक लेखक और उसकी दुनिया को समझने में, तो वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाते हैं, जिनके भीतर से हम बहुत कुछ और कुछ देख सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ आप तक पहुंच सके जो हम तक पहुंचा है इस 3-4 दिन में, इनको पढ़ते हुए और इनको छांटते हुए। तो हम लोग कुछ पत्र अगेज जी के पत्रों से शुरू करेंगे, और उसके बाद अगेज जी और शाह साहब का संवाद, और उसके बाद मलिक जी और शाह साहब का संवाद, इन दोनों को हम लोग इस तरह रखना चाहेंगे। तो पहले प्रदीप तुम ये पहला वाला पढ़ोगे। ये अंग्रेजी विभाग से छत्रसाल गवर्नमेंट कॉलेज पन्ना मध्य प्रदेश में 24 मार्च 1972 को लिखा गया पत्र है। आदरणीय अज्ञे जी, आपका दिनांक 18 फरवरी का पत्र मुझे यथासमय मिल गया था। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वहां से किसी प्रकार की कोई सूचना न पाकर मैं काफी परेशान और किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी स्थिति में आपका पत्र पाकर मुझे काफी ढांढस बना। अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से मुझे कोई विधिवत आदेश मिला तो नहीं है। इससे यही लगता है कि स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है और संबंधित पदों की विधिवत स्वीकृति अभी तक नहीं आई। तो भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस निम्रांत कर देने वाली संभावना को स्वीकार कर लेने के बावजूद, जिसका संकेत आपने अपने पत्र में किया है कि यह भी संभव है कि उन पदों के लिए स्वीकृति न मिले, काम बढ़ाने की बजाय समेटने का ही निश्चय। इतना ही था कि नियुक्ति में निश्चय अभी हो जाने पर मुझे छुट्टी या त्यागपत्र के लिए प्रयत्न करने का अवकाश सुलभ हो जाता।
1 मई से गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाएगी और मैं अल्मोड़ी चला जाऊं। मैं यही मना रहा हूं कि उससे पहले कि ये मामला तय हो जाए तो मैं समुचित प्रबंध कर रखूं। आपके पत्र से मुझे आशा बन रही है कि ऐसा ही होगा। अपनी यह आशामयता मेरे लिए स्वयं ही अचरज का विषय है। मुझे लगता है ये मेरे लिए एक नया ही अनुभव। हितोपदेशकार की यह चेतावनी कि तेनान्धितम श्रुतम तेन तेन सर्वमनुष्ठितम् येनाशा पृष्ठतः कृत्वा निराशा अवलंबिता, मुझे चेतावनी नहीं बल्कि अपनी जीवनाभूति का अंग ही लगती रही है। मगर इस बार मैंने कुछ अधिक ही जानना चाहा। मैंने जैसे मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि परिवर्तन की चाह जो दूसरों के लिए स्वाभाविक, बल्कि सच कहूं तो जन्म लेने ही नहीं। मुझे अपनी किसी भी चीज में, अपने किसी भी कर्म या विचार में अपने होने का प्रमाण नहीं मिलता। मेरी संवेदना, मेरी शिक्षा, मेरा जीवनानुभव सब कुछ जैसे मेरे व्यक्तित्व से अलग है, मुझसे बाहर है। मुझे अपना जीवन जैसा नहीं लगता। मैं देखता हूं अपने को उठते बैठते, चलते फिरते, सोचते अकुलाते और पूछता हूं ये कौन है, इससे मेरा क्या संबंध। मेरा लिखना भी जैसे मेरे बिना ही होता आया, मैं उसमें कभी समा नहीं सका। इससे बड़ी शर्म और विडंबना क्या होगी कि मेरा शब्द मुझी से वंचित और अछूता हो, जबकि मैं हमेशा यही अनुभव करता आया था, आगे अनुभव करना चाहता आया था कि मेरा हर शब्द मेरे अस्तित्व में सना हुआ है। नहीं, मेरा यह भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है। मैं बहुत जल्दी बेघर हो जाता हूँ। मुझे अभिव्यक्ति मिली ही नहीं। क्या अभिव्यक्ति सचमुच मेरी इतनी बुनियादी जरूरत है कि उसके बिना मैं अपने अस्तित्व का अनुभव ही ना कर सकूं? कहाँ है वह टेक, एक विशिष्ट संघर्ष से प्रज्वलित और परिभाषित अंतर जीवन जहां मैं खड़ा हो सकूं? इस निपट नंगी असाध्यता से जूझते हुए मैं स्वयं को दिखता भी कहाँ हूं? इस रूपहीन नामहीन संघर्ष का अर्थ ही क्या है? जो अभिव्यक्ति नहीं, उसका अस्तित्व कहाँ? इस निराधारता से उबरने की छटपटाहट में शायद मैंने आलोचना का पल्ला पकड़ा। मुझे भ्रम होता था कि ये मैं हूं, दूसरों के अंतर जीवन में बैठता हुआ, कि मेरे भीतर भी वो दुसाध्य अव्यवस्था इतनी दुसाध्य नहीं है कि व्यवस्था अर्थ है और मैं उसे छू पकड़ सकता हूं। आलोचना का व्यसन, क्योंकि उसमें मेरी जिजीविषा ने अपनी जड़ें फेंकना चाहा, भी मुझे समा नहीं पाया। वह भी मुझे इस बुनियादी अगतिवान से उबार नहीं पाया। मैं कब तक प्रेत योनि में पड़ा रहूं? बरसों से स्थगित होती यही आत्म अभिव्यक्ति की संभावनाएं ही जैसे मेरा दम घोट रही हैं। इस स्थगित होते जाने की लाचारी ने ही जैसे उन्हें असंभव कर दिया, जैसे मेरा कोई आत्म हो ही नहीं, मैं जिस चीज को भी पकड़ता हूं। इस तरह का तारतम्य नहीं है कि पत्रों के जवाब मिल सकें। तो इसके अगला पत्र 1977 का है, जो अज्ञे जी का है। उसके बाद मैं वो पढ़ूंगी। प्रिय रमेश चंद्र जी, बहुत दिनों से आपको लंबा पत्र लिखने की सोचता रहा हूँ, लेकिन आप बुरा न माने तो सच्ची बात यह कहूँ कि आपके लंबे पत्रों से थोड़ा आतंकित होकर रह जाता हूँ। आप इतने सारे सवाल उठा देते हैं कि मुझे लगा है कि उनका जवाब देते देते तो पुस्तक बन जाएगी। बल्कि इस समय भी यह पत्र लिखने बैठा हूँ तो जानबूझकर आपके पत्र मैंने अपने सामने नहीं रखे हैं, नहीं तो फिर उत्साह टूट जाएगा। आपसे एक शिकायत है और मैं समझता हूँ कि अच्छा यही है कि शिकायत पहले कर लो। आप नया प्रतीक के सलाहकार हैं। जब तब आप उसके अंक पढ़कर लंबी और विस्तृत टिप्पणी तो कर देते हैं और वह मेरे काम की भी होती है, लेकिन सलाह तो वह होती है कि जो काम से पहले दी जाए। इतना तो काफ़ी नहीं है। फिर एक बात और भी, सलाह आप मुझे दें और अपने लेख इधर उधर दूसरे पत्रों को भेजा करें, क्या इसमें भी कोई विसंगति नहीं है? नया प्रतीक के आप सलाहकार हैं,
इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उसके लेखक होने के बारे में किसी दबाव से आपको मुक्ति मिल जाए। शिकायत को और अधिक विस्तार नहीं दूंगा, लेकिन आशा है कि इसका कुछ बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। अब और बातें। मैं कलकत्ते से ज्वर लेकर लौटा। क्या ज्वर था यह तो अभी तक पता नहीं लगा, और मुझे संदेह है कि डॉक्टर भी निश्चय नहीं कर पाए, क्योंकि जब नाना प्रकार की दवाएं खाने के बाद ज्वर उतर गया तब उन्हीं ने कहा कि कोई न कोई वायरस इन्फेक्शन था। मार्च भर बीमार रहा और फिर इलाज के असर से मुक्ति पाने के लिए कुमाऊं चला गया था, अपने प्रिय स्थल बीनेश्वर। इससे पहले नवंबर में भी कुछ दिन के लिए वहां रह गया था। मुझे लगता है कि 1 महीना वहां रह लेने से मेरी आयु 6 महीने बढ़ जाती है। इसीलिए प्रायः सोचता हूँ कि हर साल 2 महीने वहां रह जाना चाहिए। देखिए, अमरत्व का कैसा बढ़िया नुस्खा है, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाता है। देखिए, मर्द के धर्म से छुटकारा पाने की बात कितनी कठिन है। आप मई में छुट्टी पाएंगे तो उधर ही कहीं जाएंगे ना। मई भर और जून के पहले सप्ताह में भी मैं कदाचित दिल्ली ही रहूंगा, इसलिए आपको जब भी छुट्टी हो आप अवश्य आइए, और 1-2 दिन तो जरूर यहाँ रहिए, अधिक भी रहिए सर आंखों पर। लेकिन अगर कुमाऊं जाने वाले होंगे तो रोकने का पाप मैं नहीं लूंगा, बल्कि असंभव नहीं कि 2-4 दिन के लिए स्वयं उधर ही जाने का लोभ संवरण न कर सकूं। नेवर रेजिस्ट टेम्पटेशंस, देयर विल ऑलवेज बी मोर। यहाँ रहेंगे तो एक महत्व का काम करना है, कुमार स्वामी अंक की योजना को रूप देना। आप यह ना समझ लें कि आप इतना कहकर छुटकारा पा गए हैं कि उस अंक की आपको प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा तो मुझे भी है, लेकिन कुछ काम आप भी जिम्मे लेंगे तभी तो होगा। मेरी योजना में यह भी है कि उनके तमाम प्रमुख प्रकाशनों का सारांश एक छोटी सी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र लेख भी हों। कुछ पुस्तकें अलग अलग लोगों को सौंप दी हैं, कुछ अभी उपलब्ध ही नहीं हुई हैं। एक पुस्तक का काम आपके सुपुर्द भी करूंगा। सोचता रहा कि जुलाई का विशेषांक हो और तकाजे भी इसी हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सी सामग्री हाथ न आने तक कोई घोषणा नहीं करूँगा। योजना एक यह भी है कि आगामी एक अंक अफ्रीकी साहित्य को समर्पित किया जाए, लेकिन यह भी योजना ही है। वहाँ का साहित्य अधिकांशतः तो अंग्रेजी में ही मिलेगा, लेकिन फ्रांसीसी में भी है, थोड़ा जर्मन में भी, और उससे आगे अफ्रीका की भौगोलिक परिभाषा पर निर्भर है कि उसमें अरबी और स्वाहिली और अम्हारी और कुछ और भाषाएं भी जोड़ी जाएं, या कि उनके मामले में यूरोपीय भाषाओं पर निर्भर किया जाए। आपके आने की तारीख निश्चित हो जाए तो प्रयत्न करूं कि तभी एक बैठक सलाहकार मंडल की भी हो जाए। विद्या निवास मिश्र और कुंवर नारायण को भी बुला लूं। क्यों तो विद्या निवास जी से अक्सर मिलना हो ही जाता है, और कुंवर नारायण से भी कुछ दिन पहले लखनऊ उनके घर जाकर मिल आया था। कुंवर नारायण जी तो नया प्रतीक से बहुत असंतुष्ट हैं। जिन कारणों से असंतुष्ट हैं वे सभी सही हैं, लेकिन उन कारणों के कारण में एक यह भी है कि आप और वह और इस तरह के अन्य लोग नया प्रतीक में लगभग नहीं लिखते, और ठीक उन्हीं पत्रों में लिखते हैं जिनके कारण साहित्यिक पत्रकारिता को सबसे अधिक संकट होता है। लेकिन सभी सलाहकारों की यहाँ एक बैठक हो तो शायद इस समस्या की गहराई से पड़ताल हो सकती है, और फिर आगे के लिए नए ढंग से काम करने की योजना भी बन सकती है। भोपाल आने का कोई सुयोग बनेगा इसकी आशा करता रहा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए भविष्य में कब संभव होता है। ज्योत्सना जी के उपन्यास की समीक्षा आई है, मई या जून के अंत में जाएगी। अप्रैल का अंक आज तैयार हो गया है, यद्यपि अभी मेरे हाथों में नहीं पहुंचा। अपने आने की सूचना निश्चय होते ही दें, जिससे कि मेरा अगर 1-8 दिन के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम हो तो उसी के अनुसार उनकी तारीखें निश्चित कर सकूँ। ज्योत्सना जी को हम दोनों का सप्रीत नमस्कार दें। हाँ, उनकी एक कहानी भी आ गई और मई में जा रही है। देखिए ना, वह सलाहकार नहीं है और जब तक कुछ लिख भेजती हैं, और आप सलाहकार हैं और कुछ लिख कर नहीं देते, है ना। इस सूचना की प्रतीक्षा रहेगी कि आपका आना मिलना कब होता है। सस्नेह आपका, सच्चिदानंद वात्स्यायन। अगला पत्र जो है भोपाल से लिखा गया है 2 दिसंबर 1979। आदरणीय वात्स्यायन, सादर प्रणाम स्वीकार। सर्जना के क्षण पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अनुग्रहित हूं। अपनी जानी पहचानी कविताओं को इस संकलन में एक विशेष क्रम में पढ़ना मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर है। भूमिका भी एकाधिक बार पढ़ गया हूं और उससे लाभान्वित हुआ। 2 कविताएं कम से कम इसमें और होती तो अच्छा रहता। एक तो वह जहां का मन नहीं है यज्ञ का घोड़ा वाली, और दूसरी इशारे जिंदगी के। संकलन का प्रारंभ और समापन दोनों मुझे बहुत सटीक लगे। कवि व्यक्तित्व की निर्माण यात्रा का चित्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य पूरा हुआ है, इसमें संदेह नहीं।
बल्कि इस दृष्टि से आरंभ और समापन के बीच एक मार्मिक संबंध की प्रतीति मुझे हुई। ऐसा लगा जैसे जिस चिंता की अभिव्यक्ति वहां है, जिस प्रश्नाकुलता की टंकार के साथ कवि व्यक्तित्व वहां छूटा था, वही मानो यहाँ इस रूपांतकारी संप्रेषण के लक्ष्य बोध के साथ अपने आप से उभर आया। आपकी भूमिका मुझे इस नए सिरे से विचार मंथन के लिए प्रेरित कर रही। शायद इस दृष्टि में मैंने पहले विचार नहीं किया था। शायद इस दृष्टि से मैंने पहले विचार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इससे परिचित नहीं, आपके अनेक लेखों में इसके संकेत मिलते रहे हैं। मुझे भी कई बार लगता रहा कि एक गैर जरूरी प्रत्यावर्तन का दृश्य इस दौर के कवि कर्म में उभर रहा है। काव्य मूल्यों के विवेक की ऐसी अवहेलना जो प्रगतिशीलता के प्रस्तुत तर्कों से समंजस नहीं हुई। आपके अनुसार सपाटपन और इखरेपन, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की ओर लौटने का जो भी काव्य औचित्य था, छायावाद की व्यक्तिकता के प्रतिकार के लिए, वह तो आपके और आपके समकालीन के सम्मुख ही स्पष्ट हो चुका। और उस रास्ते पर जितनी दूर चलना जरूरी था, अन्य लोग चले भी, यहां तक कि कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। तभी ना आपने लिखा कि कवि का यथार्थ सतही और खरा नहीं होता। इस बुनियादी कॉमन सेंस की उपेक्षा हुई। पर यही आरोप तो साठोत्तरी या युवा नाम से अभिहित कविता पर भी लगाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कविता की संप्रेषणीयता को घटाने में अगर नए कवियों का थोड़ा सा योग रहा, तो युवतर पीढ़ी के कवियों ने अपना कवि धर्म नहीं निभाया। उन्होंने उस सपाटता और इखरेपन की और प्रत्यावर्तन के काव्यतिहासिक तर्क को वास्तव में समझा नहीं। इस प्रत्यावर्तन में जो कविता के नवीनीकरण की, नवोन्मेष की संभावना थी, वह तो नए कवियों ने लगभग पूरी तरह पचा ली। युवतर पीढ़ी के कवियों का दायित्व दरअसल दूसरा था। और जब वे अपने रहनुमाओं की सीख के मुताबिक सपाटपन को एक नए काव्य मूल्य की तरह खोज और बखान कर रहे थे, तो वे दरअसल आगे नहीं पीछे जा रहे, पृष्ठपेषण कर, जबकि चुनौती उनके सामने दूसरी थी। उसी खरेपन का ही काव्य प्रतिकार करने की, जो कि नई कविता में कुछ ज्यादा खिंच चुका, जबकि उनका कवि धर्म यह होना चाहिए था कि वे पहचानते कि कवि का यथार्थ सतही और इखरा नहीं होता। और छायावाद से जितनी जैसी मुक्त कविता के स्वास्थ्य के लिए जरूरी थी, वो उस रास्ते पर काफी दूर जाकर हासिल की जा चुकी। अब उन्हें छायावाद से लड़ने की बजाय उस अतिरिक्त वृत्तात्मकता या कि इखरेपन का प्रतिकार करना है अपनी कविता में। और इस काम में छायावाद का श्रेष्ठ काव्य उन्हें बाधक नहीं, किंचित साधक ही हो सकता है। क्या मैं आपकी बात समझ रहा हूं? क्या आप यही कह रहे हैं कि द्विवेदी युगीन वृत्तिपरक भाषा की ओर लौटने की जो उपयोगिता हो सकती थी, वो हो चुकी है? आज की कविता उस रास्ते पर नहीं है, किसी दूसरे रास्ते पर चलकर ही सार्थक कविता हो सकती है। क्या अपने इस तर्क में छायावाद के कुछ भी काव्य मूल्यों के पुनर्वेशन का, उसकी प्रासंगिकता का तर्क भी शामिल है? एक सवाल और, संप्रेषण की स्थितियों के संदर्भ में तो आज के समाज में कवि कर्म की समस्याओं का विचार आपने दिया, पर स्वयं अनुभव और संवेदन की स्थितियों के संदर्भ क्या इस विचार में अंतर्भुक्त हो जाता है? एक सवाल और भी, क्या आप मानते हैं कि आपके समय से आज के समय तक जो कविता के ग्राहक समाज में बढ़ती के बजाय ह्रास हुआ है और कविता के प्रति उदासीनता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि आपके परवर्ती कवियों ने कविता की संप्रेषणीयता की समस्या की अवहेलना की और उसका सरलीकरण किया। दूसरे शब्दों में, कवि कर्म को बदलती हुई सामाजिक स्थितियों के तालमेल में जिस तरह द्विवेदी युग के कवियों ने और उसके बाद छायावाद युग के कवियों ने लगातार समाज के लिए एक सार्थक और महत्वपूर्ण कर्म के रूप में पहचानवाने और मनवाने में सफलता प्राप्त की, और उसके बाद आगे आपने और आपके समकालीनों ने फिर से बदलती स्थितियों में उसे समकालीन चेतना के केंद्र में लाने का संघर्ष किया, उस तरह बात के कवि
नहीं कर सके। आज कविता की कवि कर्म जो हालत है, समाज में उसके प्रति जो उदासीनता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं कवियों पर है। क्या आपका आशय कुछ इस प्रकार है? मैं समझना चाहता हूँ। आप फुर्सत से इस विषय पर मेरा समाधान करने की कृपा करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। ये तो हुई भूमिका की बात, एक व्यक्तिगत स्वार्थ। मेरे लिए तो वो परमार्थी की बात भी मुझे पूछनी है, और आपके धीरज और समय पर अत्याचार करते हुए मैं वह भी इसी पद में पूछने की जिद ठाने हूं। आपने अभी पिछली भेंट के दौरान मुझसे मेरे उपन्यास को लेकर उसके निमित्त से एक बात कही, स्लोनेस की स्लोनेस की बात। मेरी समझ में आपकी बात पूरी तरह से उतरी नहीं, और मुझे लगता है उसका उतरना अत्यंत आवश्यक। क्या आप उस बात का थोड़ा खुलासा करेंगे? मेरी इतनी सहायता आप अवश्य करें। अब तक शायद उपन्यास आप पूरा भी कर चुके हो। मैं कभी बहुत हताश और भ्रांत अनुभव करता हूँ, और मुझे लगता है अब मेरा समय टल चुका है, बहुत देर हो चुकी। अब अपने को पुनः संयोजित करना कठिन। पर आप सरीखे गुरुजनों का स्नेह संबल रहते हुए कभी कभी यह निराशा टूटती भी है, और लगता है ऐसा नहीं है। मैं अब भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ, और अगर कोई दुष्चक्र है तो वह चाहे मेरी ही करनी का फल क्यों ना हो, उसे तोड़ सकता हूँ। इस दिशा में मुझे आपसे ही प्रेरणा पाने की आशा रही है बराबर। मुझे लगता है मुझ में कहीं यह पात्रता होनी चाहिए, नहीं है तो होनी पड़ेगी, कि मैं वही उन्मेष आपसे प्राप्त कर सकूं जिसकी मुझे बहुत बहुत गहरे में जरूरत है। बस तो बहुत लंबा लिख जाने के बाद जाने के लिए संकुचित अनुभव करता हूँ। आशा है आप इस पत्र का कृपा पूर्वक उत्तर मुझे देंगे। मैं यह पत्र और पहले लिखता, पर रघुवीर जी मुझसे युगोस्लाविया के यात्रा के बारे में कुछ सामग्री चाहते थे। वह लिखने में व्यस्त था, इसलिए अब जाकर आपको पत्र लिख पाया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इला जी को मेरा स्मरण दें। आशा है उन्हें मेरा पत्र मिला होगा। आपका रमेश चंद्र शाह। ये अगला पत्र 1980 का है, रघुवीर का। देवर, आपका पत्र मिला। आप जयपुर आएंगे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने जो आशंका प्रकट की है उससे मुझे अपनी किशोरावस्था और इसे किशोरावस्था ही 30 वर्ष की उम्र तक यही हाल की याद आई कि कभी बाजार जाता था तो दुकान की सीढ़ी से लौट आता था कि दुकानदार से बात कर। मुझे तो बात करना ही नहीं था। हट पूर्वक ही इस वीरू तक हुआ, और तो कोई तरीका नहीं। अच्छा वक्ता मैं आज भी नहीं, पर जब बोलता हूँ तो इस विश्वास के साथ। प्रियवर, आपका पत्र मिला। आप जयपुर आएंगे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने जो आशंका प्रकट की है उससे मुझे अपनी किशोरावस्था और इस किशोरावस्था ही क्यों 30 वर्ष की उम्र तक यही हाल था कि याद आई कि कभी बाजार जाता था तो दुकान की सीढ़ी से लौट आता था कि दुकानदार से बात कैसे करूंगा, मुझे तो बात करना ही नहीं आता। हठ पूर्वक ही इस भीरुता को तोड़ा, और तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा वक्ता मैं आज भी नहीं हूँ, पर जब बोलता हूँ तो इस विश्वास के साथ कि मेरे पास कहने को कुछ है, तो उसके सुनने वाले भी समाज में कुछ होंगे अवश्य। बस हाँ, बोलने से पहले यह जरूर देखता हूँ कि कहने को मेरे पास कुछ है कि नहीं, और जो है वह दूसरों के सामने रखने लायक है कि नहीं। नहीं तो नहीं बोलना। और सोचता हूँ कैसे में चुप भी उतनी ही क्रियाशील होती है, उसे भी लोग सुनते हैं और संदर्भ में रख कर सुनते हैं। स्लो विटेड मैं भी हूँ, और पाता हूँ कि इस तरह से सोची हुई कुछ बात भी काम की होती है। कभी कभी हाजिर जवाबी भी दिखाता हूँ, और उस समय तो वह कारगर हो जाती है, पर कुल मिलाकर पीछे एक ग्लानि सी होती है कि यह रद्दी किस्म की विजिगिषा है। मेरा तो ख्याल है कि जिन्हें बौद्धिक कहा जाता है सभी स्लो विटेड होते हैं, इस अर्थ में कि धीरे सोचते हैं और जरा देर से बोलते हैं, क्योंकि पहलू दर पहलू सोचते जाते हैं, और हर सोच पर दो शंकाएं भी बोलने से पहले सामने आ जाती हैं। यानी धीरे बोलना एक तरह से जल्दी सोचने का ही एक पहलू होता है। जयपुर, आप कुछ लिख कर लाना चाहें और उसे पढ़ना तो इसमें कोई दोष नहीं है, एक तरह से अच्छा ही होता है। उससे आपको ढाढ़स होता हो तो जरूर
बोलना अच्छा रहेगा कि नहीं। संभव है कि दूसरे जो कुछ कहें उसके बारे में कुछ जुड़ना आपको उचित जान पड़े। पर अब आइए तो, काम की बात उस समय का प्रभावशाली बोलना नहीं है। काम की बात यह है कि लोगों के सामने कुछ विचार बिंदु या धाराएं प्रकट हो जाएं जिन्हें वे अपने साथ घर ले जा सकें, जो फिर उनके विचार क्षेत्र की निराई सिंचाई करते रहें। हम लोग आपस में जो चर्चा करेंगे उससे हम सबको भी लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सोचता हूँ इस बात का भी महत्व है और निकट भविष्य में भी बढ़ जाने वाला है कि ऐसे कई लोग जिनका साथ रहना और काम करना, वह काम केवल दिमाग में खमीर उगाने का है, संचयन का नहीं। तो ऐसे लोग जिनका साथ रहना और काम करना जरूरी है, उस बात का महत्व निकट भविष्य में और बढ़ जाने वाला है। जब यह समझ न पाएं कि प्रत्यक्ष विचार विनिमय कर सकें, तब भी इस विश्वास को लिए रह सकें कि हमारी तरह सोचने वाले और भी हैं। मैं तो 23 को तीसरे पहर जयपुर पहुंचूंगा। लगभग 5 बजे दिल्ली की डीलक्स बस पहुंचती है। निर्मल भी साथ ही आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। विद्या निवास जी भी दोपहर तक आगरा से सीधे जयपुर पहुंच जाएंगे। अभी तक संकल्प तो यही है। कुंवर नारायण का अलग से मुझे समाचार नहीं मिला है, पर वह आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। हाँ, आपका पहला पत्र भी मुझे मिल गया था, अच्छा भी लगा। तब उत्तर नहीं दिया क्योंकि तब भी शीघ्र मिलने की एक संभावना बनती दिखती थी मेरे उधर आने से। फिर जब तक वह टली, यह दूसरा कार्यक्रम सामने आ गया। आपके पत्र मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, बल भी देते हैं। उत्तर देने में चूक को मैं क्षम्य मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी कई बार अच्छे पत्रों के उत्तर नहीं मिलते और मैं उसका हिसाब नहीं रखता। असल में अच्छे पत्रों के साथ उत्तर का सवाल ही नहीं होता। वैसे पत्र ऑटोनॉमस होते हैं और फिर पत्र के बदले में जो पत्र जब भी मिलता है, देखिए उसे उत्तर नहीं कह रहा हूँ, वह जवाब के बिना केवल पत्र, वह भी उतना ही स्वायत्त होता है ना। आशा है आप सब प्रसन्न हैं। जयपुर कब पहुंचेंगे सूचना दे दीजिएगा, नहीं तो सीधे वहीं मिलेंगे। सस्नेह, आपका सच्चिदानंद वात्स्यायन। ये अगला पत्र भोपाल से लिखा गया है 21 मार्च 1981। आदरणीय वात्स्यायन जी, इला जी, मैं 18 की रात यहाँ पहुंच गया। आपका पत्र मुझसे पहले ही पहुंचा हुआ है। बड़ी प्रसन्नता। आप लोगों के जाने के बाद उसी सुबह मैं भी साक्षरता निकेतन से विदा हो गया। कुंवर नारायण जी ने अपने घर रोक लिया था। उनसे मैंने पहले ही एक आंखों के विशेषज्ञ से मिलाने के लिए आग्रह कर रखा था। विशेषज्ञ से मैं 10 की शाम मिला और तभी से मेरे दुर्दिन शुरू हो। उन्होंने 10 और 13 को परीक्षणों के उपरांत मुझे ग्लोकामा बताया। सारे लक्षण उनके अनुसार उसी के हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व जब पहली बार आंखों के डॉक्टर से मिला था, तो उसने छूटते ही कहा था कि 8-10 साल के अंदर अंधे हो जा सकते, पढ़ना लिखना छोड़कर खेती करो। रोग उसने कुछ नहीं बताया था, सिर्फ गैलोपिंग मायोपिया कहा। पर इन विशेषज्ञ ने तो बहुत ही डरा दिया। कुंवर जी तथा उन अन्य लोगों की राय है कि मुझे बिना यह निदान बताए एक दूसरे विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए और बाद में डॉक्टर गर्ग की राय जाहिर करनी चाहिए। डॉक्टर गर्ग की हिदायत है कि मुझे सबसे पहले उनका निदान जाहिर करके ही दूसरे डॉक्टर को अपना केस सौंपना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तकलीफ तो रोज ही रहती है। 2-1 दिन में यहाँ जो भी चक्षु विशेषज्ञ मिलेंगे उनके पास जाऊंगा। मुझे तो डॉक्टर ने टेंडेंसी बताकर छोड़ दिया। इस पर मेरी मौजूदगी में एक दूसरे मरीज के सामने उन्होंने रोग की भयंकरता का जैसा चित्र खींचा, उससे मैं भीतर ही भीतर हिल गया। मैं तब डार्क रूम में लेटा हुआ था। लेखक शिविर मेरे लिए भी अपने आप में भी बहुत ही स्फूर्तिप्रद रहा। निश्चय ही आपका कहा मानकर मैंने अच्छा ही किया। ऐसा खुला वातावरण लेखकों के बीच आत्म विनिमय का आज कहाँ मिलता है। आपकी पहल और संक्रामक उत्साह से ही यह संभव हुआ। आगे के लिए भी एक दुष्चक्र टूटने की, सही वातावरण बनने की उम्मीद भीतर जागी। सही प्रश्न उठाने और सही उत्तर खोजने का यह उपक्रम जारी रहे, इसकी भी।
आप कब तक दिल्ली रहेंगे? अगले 2-4 महीनों का क्या आपका कार्यक्रम है या बन रहा है? मुझे पता रहे तो अच्छा रहेगा। खासकर मई के दूसरे-तीसरे हफ्ते में क्या आप वहीं होंगे? इसकी जानकारी चाहिए। आशा है आप स्वस्थ सानंद होंगी। मेरा प्रणाम स्वीकारें। ज्योत्सना आपको एवं इला जी को नमस्कार कहलाए। स्नेहाधीन आपका रमेश चंद्र शाह। अब ये एक अंतिम पत्र है जो कथन के माइक को ऑन कर लें राजुला जी, माइक को ऑन कर लें। जी, आवाज नहीं आ रही थी, अब पढ़ लें। जी, अब जी आवाज नहीं आ रही थी, कृपया दोबारा पढ़ लें। हाँ। जी नहीं, मेरा म्यूट था, सॉरी। जी। जनाब शाह साहब, आप भी क्या कहेंगे। यह 1986 का पत्र है। यह खत लिखने बैठा हूँ ऑस्ट्रिया के एक जंगल के छोर पर बैठकर। परसों क्राकफुर्ट पहुंचा था। कल वहां से दिन भर का मोटर का सफर करके शाम यहाँ पहुंच गया। दिन छिपते जंगल में घुसे तो 2-3 जगह बारहसिंगे सींग लड़ाते हुए दिखे और छोटे छोटे झुंड तो कई दिखे। वन बराहों के भी 2-1 झुंड। अब सवेरे यहाँ बढ़िया धूप निकल आई है और मैं अपने से किया हुआ एक वायदा पूरा करने बैठ गया हूँ। वायदा यह था कि दिल्ली से चलूंगा तो हवाई जहाज में पढ़ने के लिए और कुछ नहीं लूंगा सिवाय किस्सा गुलाम के, और पढ़कर आपको पत्र लिखूंगा। एक बार पहले कोई किताब ही मार ले गया जब मैंने पढ़ना ही शुरू किया था। इस बार दिन भर की उड़ान थी, उसी में पुस्तक पूरी पढ़ गया होता, पर पूरी नहीं पढ़ पाया तो उसका कारण बताने से ही शुरू करूँ। उसका बीच का हिस्सा बड़ा मर्म द्रावक है और जहाँ मुझे लगा कि किताब को एक तरफ रख कर अपने को संभालूंगा नहीं तो आंसू दिख जाएंगे, वहाँ मैंने उसे रख दिया। थोड़ी देर बाद ही फिर आगे चल पाया और फिर एक बात ऐसे ही कारण से अटक गया। आपको शायद मेरी बात से उलझन होगी क्योंकि आप शायद उस अंश को अधिक महत्व देना चाहते हैं जिस पर मुझे खींच ही आई, पर मुझे तो यही लगा कि सत्यनारायण की कथा वाला भाग ही पुस्तक का और आपका असली अचीवमेंट है और अपने आप में खासा बड़ा अचीवमेंट है। एलिस वाली कहानी कुछ बनती नहीं है। नारायण राम और उनके बेटे के संबंधों के वृत्तांत में बेटे की पोल का कुछ रहस्योद्घाटन तो होता है, पर एलिस की मोटिवेशंस का कोई चित्र नहीं बन पाया है। आपने उस अंग्रेजी वाले अपने वृत्तांत का बड़ी कारीगरी से इस्तेमाल किया है ना? मैं अपनी पहली वाली बात ही दोहराता हूँ। उस सामग्री का आपको मोह रहा है और वह मोह ही है। सकुला में एक अखंड इकाई नहीं बन पाई है। एक सैंडविच बना है जिसके भीतर का पूर तो विलक्षण सुस्वादु है, पर बाहर की रोटी में खमीर की कमी होने से सूखी सूखी लगती है। सैंडविच का पूर लेकिन सचमुच बहुत बढ़िया है। मेरी सुने तो मैं कहूँ कि उसे निकाल कर अलग कर लीजिए और उसी का प्रसार होने दीजिए। एलिस तो यूं भी देश लौट गई, उसे जाने दीजिए। और पादरी का तो केवल चोगा दिखा है, पादरी तो रुपाई थी नहीं हुआ। नारायण राम विंस हैंड्स डाउन। बेटे को श्रेय इसी बात का कि अपनी नालिश में भी उसने बाप के पक्ष को यूं उजागर हो जाने दिया है। कुंदन भी है तो गोबर गणेश, पर यह पुस्तक की बुराई नहीं है, उसकी शक्ति के स्रोत पर इशारा है। यह वाली सामग्री, वह परिवेश जिसमें ये दोनों कथानायक विकसित होते हैं, पूरी तरह आपके काबू में है और उसे कलाकार की निर्मम निष्ठा के साथ आपने प्रस्तुत किया है। किस्सा गुलाम ने हिंदी उपन्यास में कुछ जोड़ा है और जीवित चरित्र भी दिए हैं जिनके प्रतिरूप अब हम कुमाऊनी समाज में खोजा करेंगे। पर एलिस कुंदन सिंड्रोम का सही चित्र अभी हिंदी में नहीं आया है, शायद इसीलिए कि जो उसे पहचानते वे उस पहचान के बनते बनते हिंदी भूल चुके होंगे। आशा है मेरी यह बात आपको बहुत कष्टकर नहीं लगेगी। असल में धार्मिक संस्कारों की टकराहट की समस्या को अलग छोड़कर भी सांस्कृतिक टकराहट की बात की जा सकती है। धर्म आखिर पूरी बात का एक अंग ही होता है, भारतीय धर्म की विशेषता के बावजूद। और धर्म का भी एक पक्ष तर्क बुद्धि की गुंजाइश रखता है, इसलिए उस क्षेत्र की समस्या तो निरस्त की जा सकती है। जीवनानुभव का जो पक्ष तर्कातीत है उसी में से कठिनतर समस्याएं पैदा होती हैं। और केंद्रीय प्रश्न यह है
कि किसी भी संस्कृति में इस तर्कातीत का क्या स्थान है। पश्चिम की वैज्ञानिक संस्कृति ने उसे पूरी तरह से नकारा। यूरोपीय परिवार के भीतर भी कठिनाइयां खड़ी होती हैं, पर आगे बहस नहीं चलाऊंगा। किस्सा गुलाम से जो आनंद मिला उसके लिए धन्यवाद देकर अब फिर वन विहार को निकलता हूँ। यह चिट्ठी यहाँ पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। कल परसों तो शनि रवि है और यहाँ तो यूं ही छुट्टी है। देहाती डाकघर में अंतर्राष्ट्रीय चिट्ठी डालने क्या जाऊंगा। सोमवार जर्मनी लौटूंगा और तभी चिट्ठी रवाना होगी। आगे आपको जब भी मिले। 18 अक्टूबर को दिल्ली आपके दर्शन की आशा करता हूँ। मैं 17 की रात आधी रात पहुंचूंगा। उसी रात आगे चलना है वाल्मीकि नगर के लिए। शायद अच्छी पार्टी रहेगी ट्रेन में। ज्योत्सना जी को सस्नेह नमस्कार। आशा है आप सब प्रसन्न हैं। आपका सच्चिदानंद वात्सल्य। तो ये अगेर जी के कुछ पत्र हैं और इसके बाद हम लोग मलिया जी के कुछ पत्र इसमें पढ़ना चाहेंगे। और वैसे तो किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ये क्योंकि पूरी किताब मलिया जी के पत्रों की ही है और जैसा मैंने कहा अक्सर पत्र दूसरे व्यक्ति के मिल नहीं पाते हैं। और इसमें भी कुछ पत्र हमारे पास हैं जो पहले कहीं छपे थे। उसमें से हम रमेश जी के कुछ पत्र, बाकी सारे मेनली इस किताब में मलिया जी के ही पत्र हैं। तो जो लोग मलिया जी को तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो इन्होंने रमेश जी ने मलिया जी के बारे में कुछ लिखा है वो मुझे लगता है थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी ताकि उनके बारे में कुछ थोड़ा पता चले। कि इन्होंने लिखा है, मलिया से मेरी भेंट सन 1969 की गर्मियों में हुई थी, इलाहाबाद में ही संयोगवश। जीवन में संयोग भी कभी कभी अहेतुक कृपा की तरह घटित होते हैं और अपनी एक विशिष्ट अनिवार्यता लिए हुए। इस साक्षात्कार से भी बहुत बहुत पहले से मन पर उनके कवित्व की और डायरी लेखन की भी गहरी छाप पड़ी हुई थी, एक बहुत अपनी खोज की तरह। फिर वह संयोग तो गठित होना ही था। मुझे याद है श्री राम वर्मा ही हमें मलिया से मिलाने उनके घर ले गए थे। वहीं शमशेर जी से भी मिलना हुआ था। मैं तब सीधी में था, वे दिल्ली में। साल में 2-1 बार हम मिलते, अक्सर दिल्ली में ही। 2-3 बार वे भोपाल भी आए और 1 बार सीधी, एक लेखक शिविर के सिलसिले में। हम दोनों समानशील समव्यसनी अपनी अपनी राहें तलाशते हुए और दोनों ही संवाद के लिए उत्सुक उदग्र। यूं एक परस्पर पूरकता शुरू से ही हमारे पत्राचार की स्वभावगत प्रेरणा रही। हमारी मैत्री में उस तरह साझे की स्मृतियों का अतीत तो था नहीं, हम मिले ही बहुत बाद में थे। पर शायद इसीलिए उसमें एक चुनौती भरे वर्तमान के नवोन्मेष की, एक दूसरे की धुनों के नित नवीन आविष्कार की भी सतत संभावना क्रियाशील थी, जो मानो कभी चुक ही नहीं सकती थी। कोई 13 वर्षों के आर पार फैला अजस्र आत्म विनिमय का यह सिलसिला अचानक इस तरह एक झटके से टूट जाएगा, इसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं हो सकती थी। ये चिट्ठियां हमारे अंतर जीवन का अंग थी, एक अनिवार्य और सदाबहार उत्तेजना जिसमें कोई भी व्यतिक्रम असह्य था। किंतु नियमित पत्राचार के बावजूद ये व्यतिक्रम तो होते ही थे और इन पर हमारा वश न था। खासकर इस पत्राचार के अंतिम वर्ष के दौरान, जब वे रक्तचाप से लगातार पीड़ित रहने लगे थे और इधर मैं भी अपनी आंख की तकलीफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन के चलते काफी परेशान था। मलियज अदम्य ऊर्जा और उत्साह के धनी थे और दूसरों के लिए एक अचूक प्रेरणा स्रोत। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से, अपनी युवा काल में ही रोगग्रस्त जीवनी से एक ऐसा मौलिक प्रतिशोध लिया था जिसका दूसरा उदाहरण ढूंढना मुश्किल है। यह तथ्य, यह अकाट्य और मूर्तिमान जीवन तथ्य भी उनके व्यक्तित्व के अनेक दुर्लभ गुणों की तरह ही मेरे लिए स्पृहणीय था। वे असामान्य रूप से निष्प्रह और संयमी थे, अतियों से सर्वथा मुक्त, पर जिंदगी की हर नियामत के प्रति एक खुली उन्मुखता और रीझ-बूझ के साथ। फिर चाहे वह कोई अच्छी किताब हो या फिल्म, चाहे कोई अद्भुत मानव चरित्र, चाहे कोई घटना, चाहे प्राकृतिक दृश्य, उनमें रमने की, डूबने की उतनी ही क्षमता थी जितनी अनासक्त भाव से किसी भी चीज से उबर आने की। उनमें कहीं एक इनोसेंस भी थी, सारे एक्सपीरियंस के बावजूद, मानो उस एक्सपीरियंस से ही उत्तीर्ण होकर निकली हुई। वही उनका स्वभाव और वही उनका चेहरा था। उन्हें मास्क की जरूरत नहीं थी। क्या जीवन और आचरण में, क्या विचार और रचना में वे अच्छे और बुरे की, उत्कृष्ट और निकृष्ट की पहचान में कभी चूकते नहीं थे। प्रकृति से बहुत गंभीर होते हुए भी वे हास परिहास से शून्य नहीं थे।
पर स्वभावतः उनके व्यक्तित्व की सतह और गहराई भी परस्पर असंबद्ध नहीं थे और अपने अंतरंग क्षणों में ही प्रकाशित होते थे, अंतरंग लोगों के सम्मुख ही। एक बार उन्होंने मुझे करता है, यह बात मेरे बारे में सही हो सकती है, शायद है भी, पर उनके बारे में नहीं। मैंने परस्पर पूरकता की बात यूं ही नहीं कही थी। मलयज बहुत ही संयत, व्यवस्थित और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। बिखराव। तो सिर्फ यही मैं इसमें से पढ़ना चाहती हूँ और आगे हम इसमें से कुछ पत्र पढ़ना चाहेंगे जिसमें एक बहुत ही मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बहुत कम, बहुत ही रेयर ऐसा प्रेम होता है जहाँ जहाँ की इतना खुलापन और इस तरह की जगह हो और साफ जाहिर होता है इनको पढ़ते हुए कि इसको शायद अब हमारी पीढ़ी में हम बहुत मिस करते हैं। बहुत ही इसकी चाह तो कभी ख़त्म नहीं होती कि ऐसी जगह हो दो लोगों के बीच जहाँ पे बिल्कुल बिना किसी मास्क के, बिना किसी दुराव छिपाव के आप स्वयं जो हैं वो हो सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही रेयर डॉक्यूमेंट है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, उनकी बात जो आते हैं और शायद इसकी ज़रूरत हमें इस वक्त है इसको थोड़ा सा देखने की। तो प्रदीप, आप पहला पढ़ोगे। पहला पत्र यह है, सीधी से लिखा गया है 28 सितंबर 1970 को। बंधु, अभी आपके पत्र की तारीख पढ़कर पूरी तरह चौंक गया। क्या सचमुच सचमुच आपको 1 महीना हो गया मेरे पास आए? मैं तो समझ रहा था कि आपको अचरज में डाल दूंगा इतनी जल्दी पत्र देकर, कि अभी अभी आपने मुझे खटखटाया और तभी मैं आपके दरवाजे पर पहुंच गया। मगर यहाँ तो पूरा महीना निकल गया। ये कैसे हुआ? क्यों कर हुआ? मुझे लगता है बंधु कि मामला इस बार कुछ संगीन हो गया। दरअसल आपका यह पत्र इतना लगातार मेरे साथ रहा, इस तरह अपनी उपस्थिति का दबाव मेरे ऊपर डालता रहा कि मुझे इस बात की खबर ही नहीं रही कि यह कभी नहीं भी था, कि यह इतने दिन पहले शुरू हुआ। यानी बाहर के समय पर भीतर का समय हावी हो गया और आप मेरा रास्ता रास्ता ही देखते रह गए। क्या बात! वक्त बेवक्त, गाहे बगाहे, बस यही एक कवि अपने काम आता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? यही कि बंधु, मुझे अपने भीतर ले चलो, क्योंकि मैं अकेले वहां नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मैं वहां कभी गया ही नहीं। जाने क्यों लोग मुझे सीधे अपने भीतर एकदम एकदम भीतर बैठ जाने की इजाजत दे देते हैं, बेरोक टोक। क्या मैं सचमुच उनकी आंतरिकता से एकात्म हो जाता हूं कि यह मेरा भ्रम केवल भ्रम ही है? नहीं, भ्रम तो नहीं है। दूसरों की आंतरिकता में मेरा प्रवेश अनायास और सीधा होता है। पर क्या इसका कारण यह नहीं कि मैं दूसरों की आंतरिकता से स्वयं आंतरिक होने का, या कि स्वयं के साथ आंतरिक होने का संतोष पाना चाहता हूं? क्या यह भी एक प्रकार का आत्मस्थगन ही नहीं है? क्यों है यह आत्मस्थगन, यह आत्म अभिनय, यह आत्मविमुख आत्मविस्तार? मेरी एकाग्रता का लक्ष्य स्वयं मैं क्यों नहीं हूं? यह बिखराव, मैं इस तकलीफ को क्या नाम दूं? इतना दुसाध्य क्यों है? कई बार मुझे लगा कि मैं इसे पकड़ सका हूं और यह पकड़ सार्थक है, किंतु यदि ऐसा है तो मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए थी इससे। क्या मैं एक बहुत गलत आत्मघाती किस्म की स्वचेतना का शिकार हूं, जो मुझे कभी अपने आप को, अपने भाव संवेगों को, अपने विचारों को, अपनी नितांत स्नायविकता को, अपनी विक्षिप्तता तक को सचमुच गहरी गंभीरता से नहीं लेने देती? मैं अपनी तकलीफ को नितांत अपनी तकलीफ की तरह निबिड़ एकाग्रता के साथ क्यों नहीं महसूस करता? मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या मैं वही कह रहा हूं? मुझे अपना सच भी सच जैसा क्यों नहीं लगता? मैं यथार्थ क्यों नहीं हूं? मेरी यह मुग्ध अभिभूत हो सकने की क्षमता, मेरा यह चौकन्नापन,
मेरी गंभीरता, मेरा विवेक, सहानुभूति की मेरी असीम सामर्थ्य क्या है? क्या यह सब मैं नहीं हूं? मेरी व्याप्ति ही मेरी घुटन क्यों है? अपनी ही कुछ पंक्तियों का सहारा लूं तो शर्मिंदा हूं सचमुच अपनी औकात से। बड़ी बात कह दी। नहीं, मेरी शर्म मुझे वापस करो। क्या पता छिपा हो उसी में कहीं कोई मर्म, घात में बैठा हूं अपनी हर बात की मैं। इसका क्या अर्थ है? कभी कभी कोई कविता में ऐसा हुआ है कि मैं रंगे हाथ पकड़ लिया गया हूं, और ऐसी कविताएं थोड़ा संतोष देती। लंबे अरसे के बाद भी लगता है, हाँ, मैं कुछ हूं। मेरे पास कुछ भोगने को, महसूसने को, कहने को कुछ है, जो ये कविताएं पकड़ रही हैं या पकड़ने का जीजान उपक्रम है। मगर कोई ऐसी एक कविता क्यों नहीं मैं आज तक लिख पाया, जो मुझे लंबे लंबे अरसे तक थिराव बंधाव दे देती, जिसे पढ़कर कभी भी मुझे लगता यह मैं हूं, या यह था मैं। अपनी सारी जटिलता, अपनी सारी सतहों, अपने सारे गड्ढमड्ढपन के समेत जीवन छटपटाता रच दिया गया मैं, सचमुच मैं। ये कैसी विडंबना है कि जब कभी किसी कविता ने मुझे सचमुच अपनाया है, मेरी आंतरिकता को प्रगटाया है, तब भी चाहे जितना सुख रचने का मुझे उस वक्त मिला हो, बाद में वो फिर गायब हो गया है, और अपनी ही अनुभूतियों को पहचानना मेरे लिए कठिन हो गया। उसकी सार्थकता से उसकी सार्थकता से आश्वस्त हो सकना तो और भी दुर्लभ। बंधु, मेरी कविताओं पर आपकी आलोचना, जिसे आपने इम्प्रेशंस कहा है, मुझे कहीं गहरे छू गई। आपके प्रश्न भी मुझे सार्थक लगे, इतने सार्थक कि मैं विचलित हो। जिस तरह आपने मुझे टटोलने की कोशिश की है, वह मुझे बहुत बेचैन करती, मुझे अपने भीतर गहरे झांकने, गहरे उतरने को प्रेरित करती। और सच कहूं तो यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव, क्योंकि आपकी जिज्ञासा मेरी भी जिज्ञासा है, मेरी ही जिज्ञासा है। मुझे लगता है कुछ प्रश्न तो इतने मूलभूत हैं कि मुझे लगता है इनका उत्तर खोज सकना ही मेरी इस बेचैनी का हल भी बहुत दूर तक होगा। किंतु क्या मैं सचमुच प्रस्तुत हूं? क्या मैं अपने अंतर जगत के साथ इतना घनिष्ठ और निरंतर हूं कि आत्मविश्वास के साथ इस वाहियात स्वचेतना से उबर कर अपने ईमान के सभी स्तरों पर अपने को टटोल सकूं और उत्तर दे सकूं? क्या मैं एक और समूचा हूं? क्या मैं अनेक होने के लिए अभिशप्त नहीं हूं, और अपने आंतरिक यथार्थ को स्पर्श करने करके ही बार बार बिना भीतर बैठे लौट नहीं आता हूं? क्या मैं महज एक प्रतीक्षा भर करता रहा हूं? यथार्थ को जो झलक मारता है कभी कभी, वे झलकियां नहीं, बल्कि उनके बीच की अंधकारग्रस्त, दिग्भ्रमित, स्मृति भ्रंश और प्रतीक्षा में रिक्त का कभी कचोटता नैराश्य और कभी धीरज भरी आत्म सांत्वनाएं। मुझे लगता है अभी मेरे भीतर पर मेरी पकड़ ढीली हो रही, एक अनाश्वस्त अनुभूति मेरा पीछा कर, उसकी आहट मुझे सुनाई पड़ रही, यह कि तुम, यानी मैं, सच नहीं बोलोगे, सच बोलने का सच्चा अभिनय भर करते रहोगे, यानी मैं, और इस तरह झूठ से उबर सकने का एक और मौका तुम खो दो। तो अभी इतना ही। आपका रमेश चंद्र शाह। ये एक पत्र है 1971 का। भाई रमेश जी, अब जरा इत्मीनान में हूँ। आपका लिफाफा अभी निकाल कर मेज पर रख लिया है, पर तारीख देखी तो चौंक सा गया। 23 जनवरी के आपके पत्र का एक तरह से विधिवत जवाब अब देने की नौबत आई है। पर जवाब भी क्या देना, कि क्या कुछ जवाब देना है। बस थोड़ी सी मन की कहने सुनने को तबीयत बेतरह हो रही है। पर बंधु,
आप इतने दिनों से चुप क्यों हैं? क्या मेरे पत्र की, इस विधिवत पत्र की इंतजारी थी? कुछ हैरत सी हो रही है, क्योंकि आपके प्रिय कवि अज्ञेय पर मेरे 2 लेख हकीकत में एक दिनमान में छपे और आपने कोई नोटिस ही न दी। मानता हूँ कि इस लेख को उस आत्मीयता वाले मूड में नहीं लिखा, लिख भी कैसे सकता था, जैसे शमशेर वाला। अज्ञेय के साथ कुछ मानसिक दूरी अधिक ही है, पर बंधु कुछ तो खातिर में लाइए उसे, नहीं तो क्या अपने इस श्रम को अकारण ही समझूं? अज्ञेय पर आपको अथॉरिटी मानता हूँ, अतः आपकी उपेक्षा भी मेरे लिए मानीखेज होगी। पर शायद ये सब मेरे मन की बहक है। हकीकत यह होगी कि आप ज्योत्सना जी की परीक्षाकालिक पढ़ाई में मसरूफ होंगे, अत्यधिक। फिर सीधी के उदास एक रस दिन, जो आदमी को भीतर ही भीतर ले जाते हैं, बाहर आने के लिए भरपूर कोशिश करनी पड़ती है। एक सीमा ऐसी होती है जहाँ आदमी संपर्क नहीं चाहता, बस एक डुबान में निमग्न रहना चाहता है, बिना हाथ पैर डुलाए, चुपचाप। इस डुबान का सम्मोहन कोई मुझसे पूछे, ऐसे में खतो किताबत अपने साथ मजाक लगने लगता है, जैसे आईने में अपनी शक्ल को चिढ़ा रहे हैं। पर शायद यह भी मेरी अपनी बहक है, पर यह बहक ही है, इसे आप नहीं तो दूसरा कौन बताएगा बंधु? मुझे न सिर्फ आपके पत्र की, बल्कि आपके शमशेर वाले लेख की भी प्रतीक्षा थी। देखते देखते काफी समय बीत गया और आपका लेख देखना नसीब न हुआ। वैसे मेरे शमशेर वाले लेख पर आपने जो टिप्पणी जड़ते हुए अपना पत्र भेजा था, उससे मुझे लग गया था कि आप बड़ी गहराई से शमशेर के भीतर बैठ रहे हैं। इत्तेफाक से उन दिनों शमशेर जी मेरे यहाँ थे। आपका पत्र मैंने उन्हें पढ़ाया। आपके संगीत वाले मुद्दे को उन्होंने शमशेर अध्ययन में एक नई खोज बताया और विश्लेषण की तायीद की। आपका पत्र आने के पहले तक मेरे लेख से शमशेर जी बहुत प्रसन्न नहीं थे। उसमें उन्हें कुछ बुनियादी खामियां दिखाई दी थी। आपका खत पढ़कर मेरे लेख की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जो बात मेरा लेख न कह सका, वह आपके पत्र ने कह दिया। इससे आपका शमशेर वाला लेख देखने की इच्छा और बलवती हो गई। पता नहीं मेरी इच्छा पूर्ति में आप क्यों बाधक बने हुए हैं। कविता संग्रह छपाने की योजना तो थी, पर प्रकाशक लोक भारती नहीं है, प्रकाशक मैं स्वयं हूँ। 500 कॉपी मित्रों को देने के लिए छपाने का विचार था और छपाई का खर्च प्रिंटर्स को किस्तों में चुकाने की बात थी, पर मैं दिल्ली में, प्रिंटर इलाहाबाद में, मध्यस्थ श्री दूधनाथ सिंह। अब पता नहीं क्या है, ऐसे में अगर छप गया तो आप जैसे शुभ चिंतकों का पुण्य प्रताप ही होगा। मेरे नसीब से तो काम आसान होने की बजाय मुश्किल ही होता है। बस बंधु, अब अपना हालचाल देने की आपकी बारी है। आप गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली में मेरे यहाँ अवश्य अवश्य पधारें। मुझको और मेरी पत्नी को बहुत सुख मिलेगा। अपना कार्यक्रम निश्चित लिखें। हो सके तो सीधी से पहाड़ जाते समय ही इधर आ टपकें। कहीं टिप्पस भिड़ जाए तो आपके ही साथ हमारा भी पहाड़ पर पलायन हो जाएगा। पर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित न हो जाएं। अभी इतना ही। ज्योत्सना जी को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार पहुँचाएं। उनकी परीक्षा कैसी चल रही है? सस्नेह, मल्यज। अगला पत्र अल्मोड़ा से 11 मई 1972 को लिखा। प्रिय भाई मलयज, महाभारत जिन दिनों में पढ़ रहा था, उन्हीं दिनों मुझे आपसे संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए। उन दिनों जैसे एक अगाध मोहलत सी मुझे मिली हुई, सचमुच जीवन जीवित और स्पंदित अनुभव करने की, और आपके साथ उसे बांटना मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर लाभकर भी होता। उस तरीके से मैं शायद जो कुछ भी मेरे भीतर घट रहा था उस वक्त उसे अंकित कर ले जाता और उसका कुछ बनता। उसके बाद तो मैं जैसे चलती गाड़ी से नींद में बाहर फेंक दिया गया। अभी तक मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ हूं और क्या कर रहा हूं। अपने आप से उलझने तोड़ने की अनिवार्यता और उसकी करुणा, क्या यह ट्रेजेडी है? आपने पूछा है, और उसके बाद, पर उसमें कैथारसिस कहाँ होता है? नहीं होता, यह सच है। आपने बहुत मर्म की बात कही। यो तो सुनते यही आए हैं कि हैमलेट का ट्रैजिक फ्लॉ यही तो था, अनिर्णय, इनेबिलिटी टू द इंटेलेक्ट टू डिसाइड। तो भी क्या इलियट की यह आपत्ति सही नहीं लगती कि यह थीम उपयुक्त कला रूप में ढल नहीं सकी? उसमें एक अतिरिक्तता है, असमायोजन है। हैमलेट की परिस्थिति यानी कथा घटना व्यापार हैमलेट की आत्मस्थिति से छोटे पड़ जाते हैं। परिणामतः हैमलेट
एक असफल सर्जना है। इस विरोधाभास को देखिए कि हेमलेट मैकबेथ से ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है, मगर कलाकृति यानी ट्रेजेडी कला रूप के तौर पर उससे हल्की है। इसका क्या अर्थ है? वह अतिरिक्तता क्या है जो कला रूप से बाहर छलकने को विवश है? क्यों ना हम इसे दूसरी दृष्टि से देखें। आपने तुशानल की चर्चा की, इससे मुझे लगता है कि ट्रेजेडी जैसा कि वह पश्चिमी मानस में समझी और लिखी गई है, उसमें और ट्रेजेडी की भारतीय समझ में कुछ बुनियादी किस्म का फर्क। महाभारत को पढ़ते हुए मुझे जिस ट्रेजिक रस का अनुभव हुआ वह एलियट से भिन्न था, ज्यादा भयंकर, क्योंकि उसमें व्यक्ति की हैसियत से व्यक्ति की संघर्षशीलता की और गरिमा का वैसा उत्कट बोध कहाँ होता है, और फिर भी कम अवसादजनक, क्योंकि नियति नेसेसिटी का तर्क ज्यादातर धार्मिक ढंग से डला हुआ है। यहां तक कि एकाएक लगने लग जाए कि भारतीयों के लिए आदमी की सृजन प्रक्रिया और ईश्वर की सृजन प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक रूप। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर कला कहाँ गई? वह तो लीला में ही अंतर्भुक्त हो गई। कलाकार व्यक्ति के लिए उस तरह कला चुनौती कहाँ रही? एक बहुत टकसाली गाली भारतीयों को हमेशा से दी जाती कि उनमें सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, मात्रा ज्ञान नहीं। मैं समझता हूं कि इसमें सत्य है, मगर बात यह है कि भारतीय मानस इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को महत्व दे ही नहीं सकता। अपनी मूल प्रतिज्ञा में से ही हमारी कलाकृतियां भी इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की खिल्ली उड़ाती सी लगती हैं, क्योंकि ट्रेजेडी की या कहिए जीवन की ही हमारी अवधारणा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मुझे यह स्वीकारना होगा कि इस अवधारणा या समझ के साथ मेरी संवेदना का रिश्ता सही नहीं है। चाहता जरूर हूं कि यह रिश्ता सही हो सके। आपकी तुशानल की बात कहीं बहुत गहरे छू गई, उसी पर से यह सब दिमाग में आ रहा है। एक दूसरी इमेज मेरे ध्यान में आती है इसके वजन। रघुवंश में अच के शोक के संदर्भ में कालिदास द्वारा प्रयुक्त प्लक्ष, प्ररोह एवं शोक शंकु तत्वज्ञ ऋषियों द्वारा बार बार समझाए जाने पर वह राजा बाहर से बहुत ही धैर्यवान, स्थिरचित, शांत आचरण करता हुआ राज्य करता, मगर उसका भीतर चुपचाप इस तरह दरकता रहा जैसे किसी मजबूत भवन के भीतर पड़ा हुआ पीपल बीज धीरे धीरे अव्यक्त रूप से उसको तड़काता चला जाता है। नहीं, निर्वेद वहां भी नहीं, शांति या स्वीकार भी उसे कैसे कहें? महाभारत में कर्ण का वास्तविक वृतांत कुंती से जानने के बाद युधिष्ठिर की असांत्वनीयता का हाहाकार आपने देखा। केंद्र में महाभारत की गीता का अनासक्ति योग है, मगर सृजनात्मक स्तर पर चरितार्थ किया गया है। कृष्ण का समाधान नहीं, अर्जुन की संशयात्मकता ही मानो महाकाल में चरितार्थ हुई है। हेमलेट के अंत में जो कब्रगाह हम देखते हैं, महाभारत का उससे भी बड़ा शून्य है। महाभारत का अंत उससे भी बड़ा शून्य है। वह एक सामूहिक आत्मघात सदी का प्रभाव नहीं छोड़ता पहली बार पढ़ने पर। आपका रमेश चंद्र शाह। राजूला जी का कनेक्शन बीच बीच में टूट रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे शीघ्र हमसे जुड़ेंगी। और मित्रों, जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही इस पुस्तक को दिखलाया था, यह एक बेहद अनूठी पुस्तक है, एक पते पर, जिसमें हिंदी की कई महत्वपूर्ण विभूतियों के पत्र हैं जो रमेश चंद्र शाह जी को लिखे गए। इसमें रमेश चंद्र शाह जी द्वारा इन लोगों को लिखे गए पत्र नहीं है, मगर जब आप इन विभूतियों के
शाह जी को लिखे पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें पत्राचार की जो अपनी पीछे के जो संदर्भ हैं वे आते हैं और उससे भी हमें काफी कुछ अंदाज मिलता है। यहाँ कई ऐसे महत्वपूर्ण पत्र हैं जिनमें से एक दो को मैं यहाँ पर रखता हूं, मगर उसके पहले इस पुस्तक के प्राकथन में रमेश चंद्र शाह जी क्या लिखते हैं इसे भी सुन लेते हैं। वे अपनी इस भूमिका में लिखते हैं, पत्रों को सहेजना और वक्त पर उन्हें खोजना पाना कतई आसान नहीं। कई सारे पत्र मुझे ढूंढ ही नहीं मिले जब यह संग्रह तैयार होने को था। पता नहीं कहां गुम हो गए, किंतु अधिकांश मेरे पास संभले रहे। उनमें से भी कुछ तो छोड़ने पड़े विस्तार भय से। तो इस तरह से यह पुस्तक भी कुछ चयनित पत्रों का ही एक संकलन है। और अभी आपने जिन पत्रों को राजुला शाह जी की ओर से सुना और हमारे दूसरे वक्ता के साथ आप उन पत्रों को सुन पाए, वह अपने आप में अनूठे पत्र हैं। उनमें एक दूसरे को संबोधित करते कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के अंश को आप सुन पाए। मुझे अब उम्मीद कम है कि हमारे साथ राजुला शाह जी और प्रदीप सडांगुले जी जुड़ पाएंगे। हालांकि उन्हें जो भूमिका दी गई थी उसका निर्वहन हो ही चुका है। तो कार्यक्रम के अंत में मैं अर्पण जी, कार्यक्रम जी हाँ, जुड़े हुए हैं आप लोग। ओहो वाह, हाँ जी, हम लोग हैं यहाँ पे। अरे वाह वाह, हाँ जी, अरे वाह जी जी, सुखद। शायद वो दिखाई नहीं दे रहा होगा वहाँ पे। जी जी, नहीं, अब आप दोनों स्क्रीन पर हैं तो आगे के पत्राचार को जारी रखें। जी जी जी। ये 1972 का पत्र है। भाई शाह साहब, हद है कि एक खत भेजकर और जवाब पाने तक की इंतजारी के बाद आप चुप हो गए। और मैं हूं कि कब से आपको खत लिखने के लिए तड़प रहा हूं पर लिख नहीं सका, अब से थोड़ी पहले तक। यह आपका मेरे ऊपर सरासर जुल्म है कि नहीं? आखिर जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तब मैंने अपने ऊपर आई बला को कहा कि धत तेरे की, अब मुझसे नहीं होगा कि और मैं रुकूं। गुरु, आज मेरी तबीयत बड़ी प्रसन्न है। वजह, कल आपका भवंती वाला लेख आलोचना में पढ़ा, तभी से तबीयत मगन है। और तो आसपास कोई मिला नहीं। अजीत कुमार मिले सो उनसे इतनी तारीफ बक आया कि वे घर आकर मेरा आलोचना का अंक ही उठा ले गए। निराला वाला लेख लिख न पाने की जो एक अकथनीय थकावट मन पर थी वह इस वक्त उठ गई है। तबीयत हल्की है। मैंने सोचा इस मूड का फायदा उठाकर क्यों न अपने दोस्त को अपनी याद दिला दूं। तो वह लेख, इसे कहते हैं पुस्तक समीक्षा। कि समीक्षक पुस्तक से बंधा होकर भी बंधा हुआ नहीं, पुस्तक के बहाने अपनी साहित्य चिंतन मनन और जो उसने साहित्य और जीवन से पाया उसका बिना किसी प्रदर्शन या अभिमान के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, जिसका जितना ड्यू है उसे उतना देना, न सिर्फ देना बल्कि उसे सजग तौर पर सराहना, उसे नया अर्थ देना। और फिर वह शिष्ट कल्चर्ड चुटकी जो आपने आगे की ली है, सार्त्र और लॉरेंस से उन्होंने किस सफाई और लाघव से जितना लिया और मुजरा भी नहीं किया, इसका रहस्य उद्घाटन जिस बारीक ह्यूमर से आपने किया वह लाजवाब है। यह समीक्षा पाठक को लिबरेट करती है, उसकी शंकाओं पूर्वाग्रहों को दूर करती है और अज्ञेय की ओर नए सिरे से आकर्षित करती है। आप अज्ञेय पर फिदा हैं पर कठमुल्लेपन के ढंग से नहीं। आपकी समीक्षा का आपका यह अंदाज बड़ा प्यारा है, कन्विंसिंग भी है। आपके लेखों में कभी कभी जो एक भारीपन की शिकायत होती है वह इसमें नहीं है। इस समीक्षा को पढ़कर एक बात बड़ी फोर्स के साथ मेरे दिमाग में आई, वह यह
कि आज नए समीक्षकों में रमेश चंद्र शाह के बराबर कोई नहीं है। बाकी सब उनके मुकाबले उथले और सतही हैं। इन बाकियों में मैं भी शामिल हूँ। हम साहित्य से उतना और उतनी शिद्दत से प्यार नहीं करते जितने कि आप। आपके लेखन में गहराई भी है और विस्तार भी और ऊंचाई भी। यह मूल स्थिति है। जो कमजोरियां हैं वह सेकेंडरी हैं। अभी जब अशोक जी यहाँ आए थे तब आपके बारे में एक दिन बातचीत चल रही थी। अशोक जी ने कहा कि शाह साहब में एक कमी यह है कि वे सोशल साइंसेस के प्रभाव से अभी अछूते हैं। उनका मतलब मार्क्सवाद तथा अन्य राजनीतिक समाज विज्ञानी विचारधाराओं से था। यानी आपका बुद्धि तंत्र ज्यादातर साहित्यिक संस्कारों से निर्मित है। युगीन आधुनिक विचारधाराओं से आपका सीरियस किस्म का साबका नहीं हुआ। अब स्थिति के जो फायदे नुकसान हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई। एक फायदा यह बताया गया कि आप चीज़ों में जितनी दूर तक डूब सकते हैं, जितनी देर तक डूब सकते हैं और उस डुबान के बाद जो तत्व निकाल ला सकते हैं वह हम लोगों के लिए दुश्वार है। नुकसान क्या है इस पर ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई। मन में शायद यह रहा हो कि युगीन विचारधारा के प्रभाव में रहने से सोचने के ढंग में जो एक तात्कालिकता, जो एक तेजी और फुर्ती आ जाती है, वह शाह के इत्मीनानी सोच में नहीं है। पर यह अब आपका लेख है और उसे पढ़कर मुझे वह सारी तात्कालिकता, तेजी और फुर्ती की मांग निरर्थक लगती है। इतनी सारी युगीन विचारधाराओं का बोझ लिए आखिर हम क्या रच पाए, क्या दे पाए, क्या नया सोच पाए? हमारे पास शायद एक नया मुहावरा जरूर है, पर उस मुहावरे के अंदर क्या है? आपका मुहावरा जरूर पुराना है, पर उसके भीतर आपका अर्जित सत्य है। यह सत्य एक निहायत जेन्युइन किस्म का डायलेमा है। आप दुविधा में हैं, संशय में हैं, प्रश्नाकुल हैं आप, सच्चे मन से, सच्ची लगन से, क्योंकि यह आपके लिए अस्तित्व का प्रश्न है, किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का नहीं, शोहरत पाने भर का नहीं। और हम अपने अपने डायलेमाओं से जूझने में भी, उनका सामना करने में भी कतराते हैं, अपनी तेजी और फुर्ती और तात्कालिकता की रेत में मुँह छुपाकर। हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, हमने इन्हें ही कमाया भी है, पर इनसे ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाया जा सकता। ये अगला पत्र पन्ना से 21 मार्च 1973 को लिखा। प्रिय भाई मलयज, मेरे अस्तित्व की तीव्रतम चाह, तीव्रतम वासना अकेले होने की। अल्मोड़े में मैं रोज जो मीलों घूमने जाता हूँ, अकेला ही जाता हूँ। अपने आप से बढ़कर साथी दूसरा नहीं प्रकृति के बीच। पर दो अकेलेपन मिलकर जो साथ रचते हैं, वह एक अपूर्व ही अनुभव होता है। ये मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा, क्योंकि जिंदगी ने कभी इसका मौका आज दिन तक नहीं दिया। कोई साथ ऐसा मिला नहीं जिसके साथ इस मौन को, इस अकेलेपन को जी सकूं। पर कल्पना में जानता हूं गहरे कहीं कि यह संभव है। और शायद इससे बड़ा सुख, इससे बढ़कर तृप्ति मानव व्यक्ति के लिए रची नहीं गई। नहीं, शायद इससे भी बढ़कर एक आनंद है जिसकी अभिव्यक्ति असंभव है, जो इस वक्त जबकि मैं उसका जिक्र करने बैठा हूं, निहायत अनर्गल और अनहोनी सी बात लग रही है, पर जिसे मैंने एक बार, केवल एक बार, इन्हीं इन्हीं स्नायुओं से जाना है, इन्हीं इन्हीं स्नायुओं पर सिद्ध किया गया है, पर जिसे मैं अब स्मरण में भी पुनर्जीवित नहीं कर सकता, और जिसका स्मरण मुझे आनंद से नहीं, एक गहरी हताशा से भर देता, क्योंकि वह मुझे अमानवीय लगता है। मुझे वह अनुभव चाहिए जो कि मानवीय स्थिति की जटिलताओं को अतिक्रांत न करता, उनके बीच, उनके साथ, उनके भीतर से ही जिसकी उत्पत्ति और सक्रियता हो। मैं बहुत फूहड़ ढंग से बात को रखने का खतरा उठाकर इस बात को कहना चाहता हूं कि भारतीय जाति का सबसे बड़ा आविष्कार शायद, और सबसे बड़ी देन संसार को, यह योग ही है। आज से 6 महीने पहले मेरे लिए यह एक ऐसी चीज थी जिसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं था। आज मेरे लिए वह एक जबरदस्त वास्तविकता है।
पर कैसी वास्तविकता, जिस वास्तविकता को मैं प्रतिपल जानता जीता हूं, जिसने मेरे मन प्राण बुद्धि जिसमें मेरे मन प्राण बुद्धि हरकत करते हैं, जो मेरा अस्तित्व है उसी के विरुद्ध, उसी के विपरीत, उसी का संपूर्ण निषेध सी करती हुई यह दूसरी वास्तविकता क्या है? क्या यह मुझे बेहतर आदमी बनाती है? क्या यह मुझे एक रचनाकार की हैसियत से अर्थ देती है, उत्तेजन देती है? यदि नहीं, तो मानवीय अस्तित्व की आधार भूमि पर, मानवीय जीवन की शर्तों के भीतर इस दूसरे यथार्थ का मेरे लिए क्या मूल्य है? वह अनुभव मुझे दिया गया था, पर उसमें मेरा मानवीय पराक्रम क्या था? कुछ भी नहीं। फिर वही फूहड़ प्रश्न बड़ी बदतमीजी के साथ सिर उठाता है। इससे क्या होता है? संसार और मेरा अपना संसार अपनी सारी कुरूपताओं, व्याधियों, जटिलताओं, असाध्यों के साथ मेरे के साथ जहां का तहां है। मैं जब मैं नहीं होता, मैं नहीं रह जाता, तभी वह होता है। मेरा मैंपन छीन कर, मुझे अस्तित्व की जड़ों समेत उखाड़ कर वह होता है, और मुझे यह अनुभव होता है कि यही न होना असली होना है, और जिसे मैं होना समझ रहा था वह एक भ्रम है, मात्र एक दुस्वप्न। तो जीवन क्यों दिया गया? जीवन को नकारने के लिए? यह कैसी विडंबना है? क्या ये जीवन का अपमान नहीं? गहरी पीड़ा के क्षणों में मुझे लगा कि इस योग साधना से ज्यादा, रचना से ज्यादा दूर ले जाने वाली चीज दूसरी नहीं, और मेरा सारा वजूद इस एहसास से तिलमिला उठता है, इसके विरुद्ध बलवे पर उतारू हो जाता है। और मुझे लगता है असली सार्थकता रचनाकार की, साधक की नहीं, रचनाकार की है, साधक की नहीं। मुझे लगता है कई साधु सन्यासी एक दोस्तोयेवस्की पर निछावर किए जा सकते, और तत्काल इस भयानक आत्मशंका के सम्मुख मैं स्तब्ध विमूढ़ रह जाता हूँ, और स्वयं को सबसे बड़ा मूर्ख लगने लगता हूँ कि मैं वाल्मीकि और व्यास और कालिदास और तुलसी, कबीर, जायसी के घर में बैठा क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ? आपका रमेश चंद्र शाह। ये अब एक अंतिम पत्र मैं पढ़ूंगी मलिक जी का। ये 1973 का है तो पूरी किताब ही है, लेकिन ये इस तरह से कि बाकी के पत्र आप लोग खुद पढ़ सकें। भाई शाह साहब, आपका लिफाफा मिला था। उत्तर भेजने में थोड़ी देर हुई। इधर कई ज़रूरी कामों में लगा था। इधर 2 दिन की छुट्टी में थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिली है, पर इन सारी भाग दौड़ों के बावजूद एक मानसिक जड़ता है। कहीं जो फुर्सत के क्षणों को भी जीवंत नहीं बनने देती। आपका जब पत्र आया तो उसे पढ़कर तुरंत बहुत से भाव मन में उठे, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ब्रेक है जो उन भावों को बहने से रोक देता है। यह एक विरोधाभास ही तो है ना, कि मानसिक जड़ता खुद अपने ही गतिशील होकर बह निकलने पर ब्रेक लगा देती है। यह जो आज व्यक्ति व्यक्ति में जड़ता समाई हुई है, क्या हमारे देश की युगों युगों की संस्कृति का कोई उच्चिष्ट, कोई तलछट है जो दूर नहीं हो पाती? एक विरासत की तरह हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली जाती है। लीजिए, मैं तो कलम खोलते खोलते ही फलसफे में उलझ पड़ा, जबकि आजकल मौसम ही दूसरा है। पिछली बार जब आप मेरे यहाँ 3 घंटे के लिए रुके थे, तब आपने घर के सामने वाले पार्क का ठीक से मुलाहिजा नहीं किया था। उस वक्त उसकी छवि न्यारी हो रही है। पेड़ों की बढ़ान तो आप देख ही चुके थे। इस समय तकरीबन सभी नंगे दिगंबर हो चुके हैं। पार्क का जो हिस्सा घने पेड़ों की वजह से ओझल हो जाता था, अब नंगे सत्य की तरह दिखाई पड़ने लगा है। इस पार्क को जब भी देखता हूँ, यही ख्याल आता है कि जो दृश्य है उसे शब्दों की जादूगरी से छुआ नहीं जा सकता। यही अनुभव मुझे अपने रानीखेत के प्रवास में भी होता था, पर यह मैं उस समय जानता न था। इसीलिए शब्दों के अंबार पर अंबार लगाता जाता था, उस सौंदर्य को ढकने, ओढ़ाने, सजाने के लिए जो मेरे मन में था।
पर हर सौंदर्य शायद नंगा ही रहता है, नंगा ही रहना चाहता है। कुछ उसी तरह की बात अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में लिखी थी। रानीखेत प्रवास के दौरान मेरे लिखे हुए हजारों शब्द केवल एक कसक ही पैदा कर पाए, नंगे सौंदर्य को न ढक सकने की अपनी पराजय की कसक। मुझे लगता है कि अज्ञेय जी की प्रकृति प्रेम की कविताओं में वही कसक है। यही कसक अज्ञेय जी की कविताओं की प्रकृति और प्रेम को दृश्य और अनुभूति से उठाकर सौंदर्य बनाती है। पर मैं तो सिर्फ सौंदर्य को देखता भर रहा, सौंदर्य का निर्माण नहीं कर पाया। हाँ, कसक जरूर बची रह गई है। घर के सामने का यह पार्क मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरा रानीखेत प्रवास सिमट कर एक पार्क बन गया। यह पार्क मुझे अर्बन बैटिक जैसा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। इस वक्त भी मेरे सामने पार्क के पेड़ हैं, कहीं कहीं अटकी हुई पीली पत्तियां, शमशेर जी की कविता की तरह। आपके बचपन का मार्मिक प्रसंग और यह खिली हुई धूप और धूप को उड़ा ले जाने की कोशिश करती हुई ठंडी तेज हवा। मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, क्या यह एक हकीकत है? क्योंकि आपका पत्र अभी फिर पढ़ा है, एक बार फिर पहाड़ों में चला गया हूँ। आपकी वह सिमिट्री भीतर कब से छुपी हुई एक अलस दोपहर को खींच लाई है। ऐसी ही धूप थी, ऐसी ही हवा, पेड़ भी शायद नंगे ही थे। हाँ, बस पार्क की जगह एक ढलानदार लंबा पेड़ों से घिरा मैदान था। नीचे से रानीखेत को आने वाली सड़क जहाँ शहर की सीमा प्रवेश करती है, वहीं थी वह सिमिट्री। बल्कि उसे सिमिट्री भी नहीं कहा जा सकता था। वह एक परित्यक्त बहुत पुरानी कब्रगाह थी। कोई गेट नहीं, कोई दरवाजा नहीं। कब्रें धूप और बारिश में धूमिल काली, उन पर चीड़ की बजरी लदी थी। रास्ते भी फिसलनदार थे बजरी के कारण। मैं कुछ देर वहां रुका था, बस। उस वक्त वह सिमिट्री मेरे भीतर कुछ नहीं जगा सकी थी, कुछ भी नहीं। न भय, न आशंका, न सौंदर्य, कुतूहल भी नहीं। एक समय के बाद शायद सब कुछ सिमिट्री में बदल जाता है। तब भय भी होता है, आशंका भी और सौंदर्य भी। पर जो नहीं होता वह सिमिट्री के नीचे दबा होता है। जैसे आपका बचपन, रानीखेत की वह दोपहर की धूप, शब्दों की अंबार, सौंदर्य। देखिए, आज हम सौंदर्य के कितने निकट हैं। बिल्कुल सिमिट्री के पत्थर पर खुदे हुए मृतकों के नामों की तरह साफ साफ पढ़ सकते हैं, हवा की तरह सूंघ सकते हैं, धूप की तरह झेल सकते हैं। फिर भी सौंदर्य हमसे कितनी दूर है कि किसी असावधान क्षण में बेखुदी में ही वह हमारे पास आता है, एक कसक की शक्ल में। पर शायद मैं बहकता जा रहा हूँ। क्या मैंने ऊपर कविता की है? क्या कविता में आत्म सजगता के दंश को इस तरह भुला देना संभव है? क्या कविता यह जादू कर सकती है? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप कविता की तरफ बार बार लौटते हैं, क्यों कविता से बार बार कुछ पा जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ बंधु, इसी आत्म सजगता को क्षण में भूल जाने के लिए मैं भी कविता लिखता हूँ। फिर अपनी उसी कविता के बारे में आत्म सजग होने को आप क्यों कहते हैं? आज हो सकता है वे संदर्भ मेरे गद्य के शुष्क टुकड़े बन चुके हों। हो सकता है उन संदर्भों से निर्मित वह कविता भी आज गद्य बन चुकी हो। फिर गद्य की पहचान के लिए गद्य के निकट जाने से क्या लाभ? अगर वह कविता अभी गद्य नहीं बनी है तो उसके संदर्भ ढूंढने का काम पाठक का है, कवि का नहीं। क्या मैं टाल रहा हूँ? शायद हाँ, शायद नहीं। कहानी की रचना प्रक्रिया के विषय में लिखने लायक कोई बात मुझे नहीं सूझती। कविता की समझ और विश्लेषण में यदि रचना प्रक्रिया की जानकारी कोई योग दे सकती है तो आप सहज ही उस रचना प्रक्रिया के स्रोत तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी पैनी बुद्धि और संवेदना वहां तक जा सकती है, इसका सबूत मैं पा चुका हूँ अनेक प्रसंगों में। इसलिए उसे अपने ही ढंग से समझें, मुझे संतोष होगा। मेरी कविताएं धीरे धीरे ग्राह्य होती हैं, बशर्ते आप जैसा सुधी और धैर्यवान पाठक हो। बाकियों के लिए वह कैसी हैं, इसका नमूना आप समीक्षा में देख ही चुके हैं। समीक्षा की आशा तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि सर्वेश्वर के सिवाय अपने किसी को अच्छा कवि मानने को तैयार ही नहीं, अज्ञेय को छोड़कर। पर एक दोस्ताना व्यवहार की, एक सद्भावनापूर्ण व्यवहार की मैंने जरूर अपेक्षा की थी। पर वे अपने पूर्वाग्रहों से इतने ग्रस्त पीड़ित हैं, इसका पता यह रिव्यू पढ़कर ही एक जबरदस्त शौक की तरह लगा। मैं कहीं उन्हें सहज निष्कपट समझता था। यह एहसास स्वयं मेरे लिए भी बड़ा चोट पहुंचाने वाला था, क्रोध से अधिक दुख। यही कारण है कि हाल में उनसे जब मिला
तब उनसे उस समीक्षा के बारे में एक शब्द भी न कह सका, न शिकायत न क्रोध। इसे भी चाहे तो सर्वेश्वर जी मेरा अद्भुत संयम कहकर मजाक उड़ा दें, पर मैं अभी उस शौक से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। पर मैं अपनी कविता की बात कह रहा था। आप जिस आत्मीय ढंग से मेरी कविता में दिलचस्पी लेते हैं वह मेरे लिए सचमुच गर्व का विषय है। आपकी लगन कितनी सच्ची है, कितनी स्पृहणीय, बिल्कुल सत्यान्वेषी की तरह। आप अपनी सीमाओं से कितनी कष्ट स्पष्टता पूर्वक वाकिफ हैं। कितने कम लोग हैं जो अपनी सीमाओं से वाकिफ होंगे, और उस सीमा के बावजूद आपकी काव्य पकड़ अगर सच्ची और विश्वसनीय नहीं है तो फिर किसकी है? आप जब कविता के होते हैं तब बस उसके ही हो जाते हैं, समर्पित। कविता के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है। आप कविता के अस्तित्व को मानकर तब उसके विश्लेषण की, उसे समझने की शुरुआत करते हैं। आप पहले हाँ कहते हैं और फिर उस हाँ की पड़ताल कर उसे नहीं हाँ में बांटते बखियाते हैं। ज्यादातर लोग नहीं में से हाँ निकालते हैं या फिर नहीं को नहीं ही बना रहने देते हैं। यह कविता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। आपके दृष्टिकोण में सिर्फ एक त्रुटि रह जाती है। आप कविता के प्रति जितनी आवश्यकता है उतने बेमुरवत नहीं रह पाते। पर कुल मिलाकर आपकी दृष्टि अधिक स्वस्थ है। आपके कहे अनुसार जख्म पर धूल की एक प्रतिचिति को भेज दी है, आवेग को भी भेज दिया है, नामवर जी को आलोचना के लिए भी दिया है, आरा से निकलने वाली एक पत्रिका वाम और लहर को भी भेजा है, और किसी पत्रिका को नहीं भेज पाया। कल्पना को जल्द ही भेजूंगा। सुना है कि नामवर जी आजकल दिल्ली में ही हैं। साहित्य अकादमी द्वारा उनको पुरस्कार दिए जाने की खबर आज ही पड़ी है। आलोचना भी छपी नहीं है, प्रेस में है। कब तक निकलेगी पता नहीं। आपके लेख की मुझे भी व्यग्रता पूर्वक प्रतीक्षा है। हाँ, अशोक जी को अपनी किताब मैंने बहुत पहले भेज दी थी, पत्र नहीं आया, चुनाव में व्यस्त होंगे। आपने जोधपुर की जो खबर दी वह निराशाजनक है। किसी के यहाँ जाने की तबीयत नहीं होती। सभी के यहाँ शिष्टाचार है, न आत्मीयता न गहरी साहित्यिक रुचि। कभी कभी विश्वनाथ त्रिपाठी से मुलाकात होती है। उनके यहाँ कुछ घरेलूपन मिलता है, व्यवहार में और बातचीत में भी। शायद इसी चीज से ही, जो कि दिल्ली में दुर्लभ ही है, खिंच कर उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। रामचरितमानस और तुलसी के वे भी भक्त हैं, अध्ययन भी अच्छा है, अनेक पद कंठस्थ हैं, बड़े रस के साथ तुलसी पर बात करते हैं। विचारों और दृष्टिकोण में रामविलास शर्मा से काफी प्रभावित हैं। नए के बारे में उनकी समझ का खास कायल मैं नहीं हूँ, पर पुराने की उनकी समझ कभी कभी पुराना साहित्य पढ़ने को प्रेरित कर जाती है। अच्छा बंधुवर, यह बताइए कि आपने कभी पन्ना के आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया है? अवश्य किया होगा। वहां की वंशी के सौंदर्य में जरूर पगे होंगे। मुझे इस वक्त सीधी शिविर के उस समय की पिकनिक की याद आ रही है जिसमें हम लोग एक प्राचीन मंदिर देखने गए थे। याद है आपको? वहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ गंवार लगती हैं, पर कितनी सहज, घरेलू। उनकी कोई आन बान नहीं, कोई अभिजात्य नहीं। बहुत मन होता है ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में घूमने का। आप जब तक वहाँ हैं तब तक यह आशा मन में है कि कभी न कभी यह कामना जरूर पूरी कर सकूंगा। यह पत्र कुछ अधिक ही नॉस्टैल्जिक हो गया। अतः अपनी इधर की एक लिखी एक कविता भी आपको भेजने का लोभ हो रहा है, तो लीजिए कविता। गांव। क्या फुलझड़ी देवी के गांव से मैं अपनी कविता वापस ला सकूंगा? एक छोटी सी कोठरी थी, नीचे दीवारें, खप्पर की छत, मिट्टी के धुएं, रोशनदान, धूप भी उनसे आती थी ऊंचे नीचे फर्श पर। कभी वहीं बैठी फुलझड़ी देवी याददाश्त की एक सुबह लिपटे टुकड़े की दांत से पकड़े रहती थी। बाहर गोरू, भीतर सास जी छिन छिन आकर देख जाती। कभी छुटकी बिटिया को ही बीच में बिठा जाती। क्या वही था पहला शब्द उस गांव में? मर्द की आहट में डग डुलाती, धुएं के घोंसले बाल उघाड़े खलखिल करती फुलझड़ी देवी। गांव के भी है बाहर मीठे पानी का कुआं। उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी, कंकड़ी की चुप बनकर। हंसी में हिलते हुए बालों की लहरियां बनाती कहती, छुआ तो मर जाऊंगी आंख में। सच्चाई की ओट ले, परात भर आटा दोनों हाथों से सानती। धुएं वाली धूप में मुझे लौटना होता था जहां से, खाली हाथ। एक बार गोद में अंधेरा हो गया। फुलझड़ी की उंगलियों से दोनों ओर थोड़ा पुछ आया था अंधेरा। भय एक कपड़ा था जिसे पकड़ी थी फुलझड़ी। डरावने धब्बे, छुटकी की जगह सिर्फ एक गठरी थी। अपने ही हाथों सौंप दी थी धूप वाली कोठरी में। गांव के बाहर लेके चले गए थे वे कविता की ठंडी देह। फुलझड़ी में हंसी तब भी बाकी थी। आंखें रिस रिस कर पूछती थी, उस वक्त मैंने क्या कुछ पूछा था।
लिखिएगा कैसी लगी। अब पत्र बस करता हूँ। ज्योत्सना जी को मेरा नमस्कार कहिएगा। सस्नेह, मलेर। बस ये बहुत हैं पत्र, और इससे एक बहुत ही आभास जो हम पहुंचाना चाहते थे वो संभवतः मिल गया होगा कि किस तरह से दो साहित्यकार कवि इतने गंभीर तरह से साहित्य को लेने वाले, और उनका जो संवाद है, और असहमतियों के बावजूद, असहमतियों के साथ, और उसमें लगातार बदलते हुए अपनी ओपिनियंस और उनका साझा, ऐसे कोई स्टिफनेस ना होने से किस तरह का एक संवाद संभव है, इसकी एक बानगी मुझे लगी कि मिल गई होगी आप लोगों को। अर्पण जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, राजुला जी, इन महत्वपूर्ण अंशों को हमारे साथ साझा करने के लिए। साथियों जी, आपने देखा कि किस तरह के पत्र साहित्य के स्थायी नागरिक बन जाते हैं, और इन जिन पत्रों को आज हमने अपने इन दोनों मित्रों से, दोनों वक्ताओं से सुना, उससे वह पूरा समय और उस समय की ये बिरादरी किस तरह स्पंदित हो रही थी, किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, इसे भी महसूस कर पाते हैं। और इन पत्रों में हमने यह भी पाया कि लेखक गण कैसे एक दूसरे की दृष्टि पर कितनी गहराई से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। जीवन, साहित्य, परिवार, सब कुछ है यहाँ। और कई बार पत्रों में कविता भी लिख दी जाती है, और उसके जवाब में उस कविता पर टिप्पणी भी आ जाती है। विभिन्न विषयों और पुस्तकों पर विचार विमर्श का दौर तो चलता ही रहता है, और इस तरह पत्र भेजे जाते हैं और पत्र मिलते रहते हैं। दोनों ही तरफ उन पत्रों की प्रतीक्षा में आकुल सर्जक मन कितना कुछ कहते हैं, यह भी हमने सुना। कभी ये पत्र ट्रेन में लिखे जा रहे हैं, कभी किसी और जगह से लिखे जा रहे हैं, कभी व्यक्ति के घर पहुंचने से पहले उसे पत्र मिल जाते हैं, उसकी खुशी कितनी बढ़ जाती है। इन सब एहसासों से हम लोग गुजरे। अभी यहाँ नामवर सिंह की भी चर्चा हुई, कुछ और लोगों की भी चर्चा हुई, तो मैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो, तो इस संग्रह से एक दो पत्र पढ़ लेता हूं। शुरुआत नामवर सिंह से ही करता हूं, क्योंकि वे लगातार शाह साहब के साथ जुड़े रहे और उनके निबंधों पर और आलोचना पत्रिका को लेकर काफी कुछ बातचीत करते रहे। तो यह पत्र है नामवर सिंह का, लंबा है, तो एक आध अंश पढ़ के मैं एक दो और लोगों को पढ़ूंगा। नामवर सिंह लिखते हैं 28 जून 1969 को नामवर सिंह लिख रहे हैं। प्रिय रमेश चंद्र जी, कल रात आपका निबंध पढ़ गया। निबंध इतना विचारोत्तेजक और स्फूर्तिप्रद था कि लंबाई का एहसास ही नहीं हुआ। ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक गीत की व्याख्या इस निबंध की उपलब्धि है। प्रसाद, निराला और पंत की लहर संबंधी कविताओं का तुलनात्मक विश्लेषण आलोकप्रद है। प्रसाद की आरंभिक कविताओं से जो उदाहरण आपने चुने हैं,
उनसे वस्तुतः प्रसाद पुनर्जीवित हो उठते हैं। आपने इस निबंध के द्वारा समकालीन काव्य प्रेमियों के लिए प्रसाद को सप्रसंग और सार्थक बनाया है। वस्तुतः इस निबंध से प्रसाद के पुनर्मूल्यांकन की सही शुरुआत होती है। मैं इस निबंध को जुलाई सितंबर 69 की आलोचना में उपयुक्त गौरव के साथ प्रकाशित करूंगा। वैसे इस समय जो अंक प्रेस में है उनमें भी जगह निकाली जा सकती है, लेकिन मैं इसे ढंग से सामने लाना चाहता हूं। आपको कोई जल्दी तो नहीं? तो इस तरह से, और भी यह पत्र थोड़ा लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। और किस तरह रचनात्मक धरातल पर लोग बात कर रहे हैं अपने पत्रों में, इसे हम देखते हैं। एक पत्र पढ़ रहा हूं श्रीलाल शुक्ल जी का। वे लिखते हैं रमेश चंद्र शाह जी को, उनके उपन्यास आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू पर। प्रिय भाई, आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू कल पढ़कर आनंदित हुआ। शुरू के कुछ पन्नों में लड़खड़ाहट महसूस हुई, पर विभूति योग तक आते आते सब कुछ सध गया। अगर मुझ में मौलिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाए, अगर मुझसे मौलिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाए तो वह व्यर्थ होगी, क्योंकि मैं जो इसके विषय में सोचता वह कुछ दूसरी भाषा में अत्यंत सुशिक्षित प्रकाशिकीय ब्लर्ब में पहले ही दिया जा चुका है। उसमें कुछ जोड़ना मुश्किल है। आगे वे लिखते हैं, आपके परिचितों और मित्रों को इस आत्मकथा विमर्श की जटिलताओं से उबरकर झीने जलावरण में आपका ही चेहरा झलकता हुआ नजर आए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। पर एक बात जो मुझे पूरे उपन्यास में सबसे अधिक आकर्षक लगी वह है क्रमबद्ध कथा, या कथा की ही उपाख्याओं में सूत्रबद्ध ढंग से विस्तार का अभाव। केवल क्षणिक दीप्तियों के समुच्चय से विभूति बाबू, उनके पिता या विभूति बाबू हाथ हिलाते हुए शिखर के मोड़ पर अदृश्य होती लड़की जैसे प्रसंग जिस प्रकार झिलमिलाते हैं वह आपकी विशिष्ट उपलब्धि है। अज्ञेय के शेखरिक जीवनी का स्मरण हो आता है, पर उससे नितांत भिन्न और जोरदार तंत्र आपने विभूति बाबू के लिए आविष्कृत किया है। पूरी कृति पढ़कर एक साथ उत्तम काव्य की व्याख्या, जीवन की एक साथ व्यावहारिक और तात्विक दृष्टि, और पहाड़ से मैदान तक प्रवहमान एक ललित साथ ही विचलन भरी कथा यात्रा का सम्मिश्रित सानिध्य मिलता है। और अंतिम अंश है इस पत्र का। शिकायत जो हो सकती है उसका जिक्र ही बेकार है, क्योंकि एक जटिल चिंतनात्मक रचना में जब आप जानबूझकर एक अतीत वर्तमान के विक्षेपों को आविष्कृत करके और संदर्भों की बहुलता के साथ पाठक की बौद्धिक तैयारी को नजरअंदाज करके पूरे मन से इसे लिखते हैं, तो निश्चय ही आप इसके लिए तैयार हैं कि यह कृति हिंदी पट्टी के सामान्य, पता नहीं वे कौन हैं और कहां हैं, पाठक के लिए न होकर एक विशेष प्रबुद्ध पाठक समुदाय के लिए होगी। पर मैं जानता हूं कि यह समस्या
इस कृति की ही नहीं है, उन सभी कृतियों की है जहां लेखक अपने संपूर्ण भावबोध और बौद्धिक व्यक्तित्व को अपनी कृति में प्रतिबिंबित करता है। एक आदर्श पाठक की झीनी सी छवि मन में भले रहती हो, पर वह पाठक वर्तमान में नहीं मिलता। निरवधि काल का सहारा ही हमें लिखने को कहीं न कहीं प्रेरित करता है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सप्रेम आपका, श्रीलाल शुक्ल। तो देखिए कि किसी भी लेखक को इस तरह के पत्र पाकर कितनी प्रसन्नता होगी कि उसे अपनी कृति पर एक दूसरे बड़े लेखक से ऐसी प्रतिक्रिया मिले और इतना ईमानदार विश्लेषण हो सके। और एक अंतिम पत्र के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य जी का, वह भी बड़े मजाकिया अंदाज में पत्र लिखते हैं। वे लिख रहे हैं, प्रिय रमेश, यह पत्र 25 जून 2008 का है। कृष्ण बलदेव वैद्य जी का। प्रिय रमेश, आशा है आप अल्मोड़ा, जिसे विमल उर्फ में मैंने मलमोड़ा कहा है, से स्वस्थ होकर भोपाल, जिसे मैं भव्य जाल देखिए शब्दों से खिलवाड़ वैद्य साहब का। फिर से पढ़ता हूं। प्रिय रमेश, आशा है आप अल्मोड़ा, जिसे विमल उर्फ में मैंने मलमोड़ा कहा है, से स्वस्थ होकर भोपाल, जिसे मैं भव्य जाल या ऐसा ही कोई और नाम देना चाहूंगा, लौट आए हैं। इस बीच मैं आपकी इबारत को बराबर उकेरता रहा हूं और उसकी संश्लिष्टता पर विस्मित होता रहा हूं। मतलब की बातें मैंने उनमें से निकाल ली हैं और उन पर मुग्ध भी हो चुका हूं। आप जो मुझे भिजवाना चाहते हैं, निसंकोच भेजिए, भिजवाइएगा। इधर मुझे आपकी कोई पुस्तक नहीं मिली। उनमें से कुछ एक के अंश मैंने इधर उधर जरूर पढ़े हैं और उनकी गंभीरता से प्रभावित भी हुआ हूं। आप अपनी डायरी में या जिस सुधीरता और सुदृढ़ता से अपने पाठकीय अनुभवों को रखते हैं, वह डायरी लिखते हुए भी निपट अकेले नहीं हो पाते, ढीले नहीं हो पाते, पाठक मुक्त नहीं हो पाते। यह आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि आपकी डायरी भी आपके आलोचनात्मक विवेक की पुष्टि करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपनी डायरी में अपने आलोचक से कुछ अलग हो जाएं या जाते, तो उसका रंग कुछ और ही होता। वह होता जिसे न जाने आप क्यों अभी भी इस मोड़ पर भी पूरी तरह उभरने नहीं देते। यह आपके लंबे प्यारे पत्र का एक नाकाफी सा उत्तर है, मैं जानता हूं। जिस तरह आपको इतना सुधीर नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अधीर नहीं होना चाहिए। सोबती वैद संवाद के बारे में जो आपने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। उसे अब मैं एक अनावश्यक पौज को याद करते हुए पुस्तक ही मानता हूं। मुझे उस अनावश्यकता में शरीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन घर में सबको प्यार दुलार, ज्योत्सना जी को कहें कि वह भी मुझे लिखें। प्यार से आपका बड़ा भाई कृष्ण बलदेव वैद्य। तो ऐसे कई पत्र हैं जिनको यहाँ पढ़ा जा सकता है, लेकिन राजूला जी ने ठीक ही कहा कि यह कार्यक्रम इसके लिए है कि बाकी पत्रों को आप स्वयं पढ़ें और स्वयं उससे गुजरें। ये संकलन दोनों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं
अपने निकट के पुस्तक की दुकान से या इंटरनेट से। आप दोनों, प्रदीप जी और राजुला जी, आज यहाँ समय निकालकर उपस्थित हुए। आप दोनों का हार्दिक आभार, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।